सिकंदर साहब, 7वीं लेयर का नाम क्या है? याद है अभी तक आपको? बड़ी बात है। मुझे लगा फिर वो वही बोलेंगे अब लाहौर दा पावा क्या है वो। अच्छा अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। OSI मॉडल आप सब लोगों ने यकीनन अपने तौर पे कुछ ना कुछ किया होगा। मैं साथ साथ आप लोगों से पूछता रहूँगा। हमने OSI मॉडल के अंदर, साथ साथ मुझे नज़र नहीं आ रहे आप, थोड़ा सा इधर हो जाओ, आपकी ज़ियारत भी होती रहेगी। ये मेरी आदत ऐसे आई कांटेक्ट रखना, इससे स्टूडेंट को तो फ़ायदा होता ही होता है, मुझे भी बड़ा फ़ायदा होता है, मुझे पता लगता है कितने लोग हयात हैं। अच्छा जी, OSI मॉडल के बारे में थोड़ी सी हमने हिस्ट्री पढ़ी थी कि OSI मॉडल की ज़रूरत क्यों पेश आई है। हमने बात की थी कि पुराने ज़माने में कंप्यूटर नेटवर्क्स हुआ करते थे, लेकिन इस तरह से नहीं थे। उसमें हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करने के लिए बड़ा मसला होता था, क्योंकि सबका बेस स्ट्रक्चर सेम नहीं था, डिफरेंट था। ऐसी बात की थी हमने। उस डिफरेंट होने की वजह से अगर लेट सपोज OS A है, ऑपरेटिंग सिस्टम A है, और दूसरा OS B है, आपस में बात करनी तो नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों डिफरेंट होते थे। वजह क्या होती थी जी? वजह ये थी उनका वो जो बेस थी वो डिफरेंट थी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट। हाँ जी, तो डेवलपर्स ने ये अपना माइंड सेट अप्लाई किया, तो उन्होंने कहा क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है ना, बेस जो उसके फंक्शंस और फीचर्स हैं, जिसके ऊपर पूरी ही बुनियाद खड़ी होती है, जिस पर पूरे पिलर्स वगैरह खड़े होते हैं, क्यों ना वो सेम कर दिया जाए, या कोई डिसाइड कर लिया जाए, एक स्टैंडर्ड बना दिया जाए कि दुनिया में कोई भी बंदा जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने लगे तो इनको पहले अप्लाई करे, देन उसके ऊपर अपनी ज़ात के लिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करना है करता रहे। तो फिर उन्होंने OSI मॉडल के नाम से कुछ 7 लेयर्स दरियाफ्त की। बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड एक सोल्यूशन है। ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाला बंदा पहले इसको बनाता है, यानी कि इसको इंस्टॉल करता है, देन इसके ऊपर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। तो चूंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये 7 लेयर्स मौजूद हैं, इस वजह से आप और मैं आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। चाहे वो हमारा मोबाइल हो, मोबाइल से याद है किधर क्या मोबाइल है, चाहे वो हमारा मोबाइल हो, चाहे तो वो हमारा लैपटॉप हो, हमारा कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, सबके अंदर चूंकि सबके अंदर सेम है, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। हमारे पास इस टाइम इसमें विंडोज़ है, ये एप्पल है तो ये मैकिंटॉश है, मैक एक लिनक्स है, अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो मैं बता दूँ, मैक एक लिनक्स है। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो गया अक्सरियत के पास, एंड्रॉयड भी एक लिनक्स है। नहीं पता तो आज के बाद आपको पता होना चाहिए, वो भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर लिनक्स खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर एक यूनिक्स है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है दुनिया के अंदर। तो जितने भी हैं सबके अंदर ये 7 लेयर्स है। इसलिए मेरा मोबाइल इससे बात करता है, ये इस मोबाइल से बात करता है, और सब हम आपस में बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं वो 7 लेयर्स काम किस तरीके से करती हैं। मैंने लास्ट में बताया था एक टेक्निकल वजह जिसकी वजह से ये 7 लेयर्स को ना टॉप टू बॉटम लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है। पढ़ते इसको नीचे से ही है लेकिन लिखते हैं उसको उल्टा है। 7 लेयर थी जनाब एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन बेसिकली 2 तरह की होती हैं, एक होती है आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और एक आपके पास होती है नेटवर्क एप्लीकेशन। मैं बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ, उतना जितना आप लोगों को अंदाजा हो। जी मुस्कुरा रहे हैं वैसे ही? अच्छा, मैं क्या पता नहीं मेरी किसी बात पे या राइटिंग पे मुस्कुरा रहे हैं। मैं पिछले ज़माने में ना, पिछले जन्म में डॉक्टर था, इसलिए ऐसी राइटिंग है। अच्छा जी, डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि आप इसको डेस्कटॉप के तौर पे यूज़ करते हैं सिर्फ विंडोज़ के अंदर या किसी भी डेस्कटॉप के ऊपर। जैसे मेरी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसका इंटरनेट से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है कोई ताल्लुक? मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्या इंटरनेट के बगैर नहीं चलती? अगर आप व्हाट्सएप की बात करें जो वो आपके लैपटॉप में डाउनलोड होती है या सिस्टम में वो व्हाट्सएप इंटरनेट के बगैर चल जाएगी? तो इसका मतलब है वो नेटवर्क एप्लीकेशन है। 2 तरह की एप्लीकेशन होती हैं, एक होती है नेटवर्क एप्लीकेशन, एक होती है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ विदाउट इंटरनेट चलती है, और जो आपकी नेटवर्क एप्लीकेशन होती है वो विद इंटरनेट चलती है। तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या काम करती है, ये एप्लीकेशन के लिए ही एप्लीकेशन लेयर क्यों बनाई गई है, वजह क्या है? हम एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से हमें बात समझ आएगी। लेट्स सपोज अगर 2 कंप्यूटर हैं और एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को हेलो फॉरवर्ड किया, तो डबल ही हो गया। ये सेंडर है और ये रिसीवर है। अब ज़रा दिमाग की बत्ती खोल लें और जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसको अपने दिमाग में रख के अब मेरी बातें सुननी है। अगर आपको थोड़ा सोचनी से समझ आए या लगे कि हमने कुछ और पढ़ा, सर कुछ और बात करें, तो आपने वो लाजमी मुझसे बात करनी है, ताकि मैं आप लोगों के दिमाग के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उनको ठीक कर सकूं। कुछ बातें ऐसी हैं जो अर्ली स्टेज पर हम उल्टी पढ़ेंगे,
तो उस्ताद गलत नहीं होगा, उसकी एक हिकमत होगी, आगे चल के उसको हम ठीक करेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर मैं आपको डायरेक्ट अभी बता दूं कि इंडक्शन मोटर क्या होती है तो आपको कभी समझ नहीं आएगी कि मोशन क्या होती है। तो पहले मोशन पढ़ते हैं, फिर इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं। फिलहाल मैंने थोड़ी सी इंजीनियरिंग की बात की, तो बाद में जाके चीज़ें समझ आएंगी कि आगे चल के क्या होता है। समझ आ गई जनाब? अच्छा, एक हमारा सेंडर है और एक हमारा रिसीवर है। सेंडर ने हेलो सेंड किया, रिसीवर ने हेलो रिसीव करना है। अब एक मशीन से ये हेलो निकल के दूसरी मशीन में जाएगा तो हमें पता लगे ये 7 लेयर्स को क्रॉस करके जाएगा। अब किस लेयर ने हेलो के साथ क्या हरकत की है हम वो पढ़ेंगे। अगर हमें हेलो की हरकत समझ आ गई ना तो इस कंप्यूटर से कुछ भी दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है ना, चाहे वो पिक्चर है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो कुछ भी है, सब के साथ यही कार्रवाई डलेगी जो इस हेलो के साथ होने वाला है। समझ आ गई जी? अब हम डेटे का ट्रैवल करना देख रहे हैं बेसिकली कि ओएससी मॉडल की लेयर्स के ऊपर से डेटा ट्रैवल कैसे करता है। तो सबसे पहली बात आती है एप्लीकेशन लेयर की। ये तो 7th लेयर है। पहली बात क्यों आ रही है जनाब? पहली बात इस वजह से आ रही है कि इस सेंडर ने अगर हेलो सेंड करना है रिसीवर को तो कैसे करेगा? हेलो लिखेगा कहीं ना कहीं तो सेंड होगा ना। तो जहां पे वो लिखेगा क्या वो एप्लीकेशन नहीं होगी? एप्लीकेशन ही होगी ना, कोई सॉफ्टवेयर ही होगा ना। तो वो जो एप्लीकेशन होगी, क्या वो एप्लीकेशन, हमने अभी बात नहीं की तमाम एप्लीकेशंस एप्लीकेशन लेयर पे काम करती हैं, अभी हमने बात की नहीं की तो अब कर लेते। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशंस एप्लीकेशन लेयर पे काम करती हैं। तो एक बात तो हमें समझ आई कि हमने लिखा है ये 7th लेयर है, तो ये 7th नहीं है, ये 1st लेयर है, क्योंकि इस बंदे का ताल्लुक सबसे पहले एप्लीकेशन से ही पड़ रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? पक्की बात है, समझ आ रही है ना समझ आए तो मुझे रोक लीजिएगा। हम यहाँ पे कोई फांसी नहीं खेल रहे। किसी को नहीं समझ आएगी उसी टाइम मुझे रोक लीजिएगा, आगे नहीं हम जाएंगे वरना मिक्स हो जाएगा। आपको समझ आ रही? यार मुझे क्यों शक डालते हैं यार आप लोग और मेरी आंखें ठीक है? अच्छा तो जितनी भी आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशन लेयर पे काम करती हैं। तो हमें पता लग गया कि सेंडर ने हेलो टाइप किया, सपोज वो किसी नोट पैड पर टाइप किया, वो इस पे टाइप कर दिया, वो किसी मैसेंजर पे टाइप कर दिया, जिस पे मर्जी टाइप किया, बस वही कंप्यूटर से निकल के दूसरे कंप्यूटर में जाना। तो टाइप करने के लिए किसी एप्लीकेशन का यूज़ होगा। क्यों जी? साद ऐसे ही, साद है ना नाम आपका। तो हमें किसी एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ रहा है तो हमारा सबसे पहला ताल्लुक किससे पड़ रहा है? एप्लीकेशन लेयर से। तो हमारी पहली लेयर कौन सी हुई? तो ये 7वें नंबर पे क्यों लिखी हुई है ये हम 2 मिनट बाद बात करेंगे, पहले लेयर्स पढ़ लें। जी इश्तियाक सब कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़ी जोर से बात आई हुई है, करते हैं सर। वो एक सेंडर रिसीवर होते है, एक सेंडर होती है, तो वो एक तरफ से जब हम सेंडर की तरफ तब एप्लीकेशन फर्स्ट लेयर आती है, जब रिसीवर से होते हैं फिर फिजिकल लेयर है। क्या बात है, बड़ी प्यारी बात की। ये हमने 2 मिनट बाद बात करनी थी, अब उन्होंने कर दी है तो हम इसको कर लेते हैं। सेंडर जो है ना, सेंडर आपसे इंटरव्यू में ये सवाल होगा, वो आपसे पूछेंगे, अगर कोई टेक्निकल बंदा मेरी तरह को खरदमाग हुआ तो ज़रूर पूछेगा। वो आपसे कहेगा बताएं जी ओएससी मॉडल की कितनी लेयर्स होती हैं? आप कहेंगे जनाब 7 होती है। कहेगा पहली लेयर का नाम बताएं, आप कहेंगे फिजिकल। वो कहेगा ओ दरवाज़ा उधर बाहर निकल जाओ, तो आप कहेंगे क्यों सर? कहेगा पहली लेयर एप्लीकेशन है, तो आप कहेंगे सर ये तो 7th नंबर पे लिखी है। तो कहेगा अच्छा तुमने अब ये बात की तो मुझे साबित करो। वो आप कर नहीं पाएंगे, आप आज के बाद आप कर सकते हैं। क्यों? ये जो नंबरिंग है ना, ये स्टैंडर्ड के एतबार से ऐसा ही है। स्टैंडर्ड कहता है जी पहली लेयर फिजिकल और 7th लेयर एप्लीकेशन है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। फिजिकल लेयर और एप्लीकेशन लेयर ये दोनों में फर्स्ट और लास्ट कौन सी ये डिसाइड करेगा सेंडर और रिसीवर। अगर आप सेंडर है ना तो आपका ताल्लुक सबसे पहले किस लेयर से पड़ा है? तो आप ये बिला झिझक खुले दिल से कहें कि सर हमारा ताल्लुक एप्लीकेशन लेयर से पड़ा है, क्योंकि हम सेंडर हैं तो हमारे लिए पहली लेयर फिजिकल है, फिजिकल नहीं है एप्लीकेशन है। तो अब आपकी सीरीज चेंज हो जाएगी और आपकी बात भी समझेगा कि अगर बच्चा पढ़ा लिखा है अब इसको समझ आई। और अगर आप ये बोंगी मार देंगे ना सर एप्लीकेशन लेयर है, वो कहेगा ये इसको नहीं आता काम, ये हमें हवा में तीर मारी जा रही। एप्लीकेशन लेयर पहली लेयर है फॉर सेंडर। रिसीवर अगर होगा तो उसके लिए पहली लेयर फिजिकल होगी। क्यों होगी? क्योंकि डेटा किसी ना किसी मीडियम से रिसीव होना है। अभी फिजिकल लेयर पढ़ेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी। ये यहाँ तक बात समझ आ गई? जब ये डेटा आपका टाइप हो गया, कुछ ना कुछ हरकत आपने कर दी है, तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कुछ प्रोटोकॉल्स मौजूद होते हैं जो कि डेटे को फॉरवर्ड कर देते हैं अपने से निचली लेयर में। तो इससे निचली लेयर कौन सी हुआ करती थी? प्रेजेंटेशन। डेटा आ गया जनाब प्रेजेंटेशन लेयर पे। अब प्रेजेंटेशन लेयर को हेलो मिला, अब प्रेजेंटेशन लेयर ने इसके ऊपर अपनी कार्रवाई करनी है। और वो क्या करनी है?
प्रेजेंटेशन लेयर हो या कोई भी लेयर हो, सबसे पहले वो डेटा किससे रिसीव करती है? ऊपर वाली लेयर के प्रोटोकॉल्स। ये बात अपने जहन में रखिएगा। अंदर कोई जिन बाबा नहीं बैठा हुआ जो कि डेटा उठा के दूसरे वाले को दे देता है। ये लेयर, हर लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो प्रोटोकॉल्स डेटा कैरी करते हैं और अगली लेयर को फॉरवर्ड कर देते हैं और कहते हैं भाई मैंने अपना काम कर लिया, अब तुम्हारा काम है, अब तुमने अपना काम करना। समझ आ गई? अब प्रेजेंटेशन लेयर पे जब डेटा आएगा तो प्रेजेंटेशन लेयर का बहुत सारे काम है। हम 2 काम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों से रिलेटेड है, तो हम वही 2 पढ़ रहे हैं। सिकंदर समझ आ रही? एक है जी कन्वर्जन। बचपन से जब से हम इतने इतने थे तब से हम पढ़ रहे हैं कि जनाब कंप्यूटर की ज़ुबान कौन सी है, कौन सी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की? बाइनरी, 0-1 की ज़ुबान। तो आपने हेलो लिखा है HELLO, क्या कंप्यूटर को पता है एच क्या है? ELLO का तो नहीं उसको पता। तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जिसको ट्रांसलेट करके समझाया कि भाई ये पश्तो लिखी क्या है। तो ये पश्तो को ट्रांसलेट करने के लिए जो आपके पास लेयर है वो है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन लेयर सबसे पहला काम करेगी कन्वर्जन। क्या कन्वर्ट करेगी? लैंग्वेज को। किसकी? ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। अच्छा, अब ये जो लेयर है ना, ये दूसरी साइड पे भी तो है ना, रिसीवर वाली साइड पे भी है। तो यहाँ से डेटा जब कन्वर्ट होके उधर पहुंचेगा तो कन्वर्ट ही पहुंचेगा ना। तो वहां पे ये भाई यही वाली लेयर कन्वर्जन करेगी, लेकिन उल्टा कर देगी। रिसीवर को जब कन्वर्ट होके कोड मिलेगा 0-1 की जुबान में, तो रिसीवर का कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू मशीन लैंग्वेज, नहीं ह्यूमन लैंग्वेज। तो मतलब हर लेयर अपना ही काम कर रही है, लेकिन दूसरी साइड पे जाके उल्टा कर देगी। यहाँ पे अगर मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है तो वहाँ पे मशीन लैंग्वेज से कन्वर्ट किया जा रहा होगा। नहीं समझ आई? नहीं आई ना? मुझे पता लग गया था नहीं आई। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन किया था? आमतौर पर ये कह सकते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट ये जो चेंज करती है मैसेज को, अगर आप ये इसको मिलेगा 0-1 की फॉर्म में तो ये ह्यूमन भी चेंज करता है, अगर ह्यूमन लैंग्वेज में मिलेगा तो ये 0-1 की फॉर्म में चेंज। बिल्कुल यही बात हमने की है, लेकिन हमने अच्छे अंदाज से पढ़ी ताकि हमें समझ आए। हम देखें डेटा यहाँ से प्रेजेंटेशन लेयर से जब नीचे गया, जहाँ पे भी गया, रिसीवर तक पहुँच गया, रिसीवर के पास नीचे से घूम के ऊपर आया, तो डेटा असल में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है ना। अगर सपोज मेरे पास हेलो है, हेलो इस तरह बन गया 0-1 0-1 1-1 0-1 0-0-0 जो भी बन गया, तो ये ऐसा ही रहेगा ना। अब यही घूम के दूसरे बंदे के पास पहुंचेगा 0-1 0-1 0-1 पहुंच गया, तो अब आपको तो नहीं समझ आएगी कि आ जाएगी आपको, तो आपको समझाने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? तो कन्वर्ट करना किसकी जिम्मेदारी है? तो वो उधर वाली आपकी साइड वाली जो लेयर है ना, वो आपके लिए कन्वर्जन का ही काम करेगी। लेकिन अब उसको 0-1 मिला है तो उसको कन्वर्ट कर देगी इनटू ह्यूमन लैंग्वेज। तो अगर उसको ह्यूमन मिलेगा तो उसको कन्वर्ट कर देगी मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो बस ये तरीकाकार है उसका। उम्मीद है बात समझ आई होगी कि नहीं आई? बेहतरीन जी। अब ये काम हर लेयर ने अपना अपना ज़ाती करना है। इस लेयर का एक काम तो हमने पढ़ लिया कन्वर्जन, दूसरा काम होता है इसका इनक्रिप्शन। व्हाट इज मीन्ड बाय इनक्रिप्शन? एनीवन नोज अबाउट दिस? इनक्रिप्शन। इश्तियाक साहब क्रिप्टो बड़ी पड़ी आपने, क्रिप्टो बताया जरा इनक्रिप्शन क्या होती? सबसे ज़्यादा नंबर आपके ही हैं उसमें, है ना? सर इनक्रिप्ट है जो वर्ड को यानी कि चेंज करता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्ट को इनक्रिप्ट करता है, इनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट करता है। आसान जुबान में समझाएं, मुझे इंग्लिश नहीं आती। सर वो लफ्ज़ को ना सर, वो इंक्रिप्शन जो लफ्ज़ है उसको यानी कि सही यानी कि उसका अंदाज में तरतीब देता है। सबसे पहले इनक्रिप्शन की इब्तिदा कब हुई थी पता किसी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले इसकी इब्तिदा वहाँ पे हुई थी। वर्ल्ड वॉर के अंदर ना जब मैसेज जाता था ना तो दूसरी मुखालिफ पार्टी को पता लग जाता था। तो ये बेसिकली उनकी आर्मी ने ये सारा मेथड इजाद किया था। उन्होंने कहा था कि हम ना कुछ रूल्स बना लेते हैं कि अगर हम मैसेज लिख रहे हैं ना, ABC लिख रहे हैं, तो हम ऐसा कहते हैं कि अगर किसी बंदे को A मिलेगा ना, अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा। अच्छा, उस ज़माने में ये होता था कि एक मैसेज दूसरे मैसेज की तरफ जब जाता था ना, दूसरे बंदे की तरफ, तो वहाँ पर सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। जी अब आवाज़ आ रही है मेरी? अब आ रही होगी कि ना आपको?
जब से हम बोल रहे थे तब से माइक ही ऑफ था। अच्छा जी। तो उस ज़माने में ये होता था जी, एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी में जब जाता था ना मैसेज, तो दरमियान में आपको पता है मिडल मैन मुनाफिका तो हर जगह पे है, मुनाफिक बीच में इंतज़ार कर रहे होते थे क्योंकि उन्होंने जान उनके निचले गड्ढे में तो जाना है। तो बहरहाल वहाँ पर भी ऐसे मामलात होते थे, डेटा लीक आउट हो जाता था, पता लग जाता था जी यहाँ से हमला करने वाले हैं, तो उनसे पहले ही वो उनके इंतज़ार में वेलकम करने के लिए बैठे होते थे, तो उनको सरप्राइज़ मिल जाता था, तो कहता था प्रैंक हो गया। तो उन्होंने फिर कुछ रूल्स डिसाइड कर लिए कि अगर आपको मैसेज में ये मिले ABC, ए से लेके Z तक सारे अल्फ़ाबेट्स उन्होंने डिसाइड कर लिए। उन्होंने कहा कि हम अपने मैसेज को इनक्रिप्ट कैसे करेंगे। कोई भी अल्फ़ाबेटिक है ना, कोई भी अल्फ़ाबेट है, उससे आगे जो 3 है ना वर्ड्स, उनको कैरी कर लो और उसको चेंज कर दो। मतलब अगर A है ना, तो A की जगह पे अगर इनक्रिप्ट करना है मैसेज तो C लिख दो। B से आगे जाए ज़रा, क्या आएगा? D आएगा ना। C से आगे जाए क्या आएगा? E आ गया। इस तरह सब कुछ हो गया। अच्छा, अगर Z है, अब क्या करेंगे? वो कहते फिर शुरू से आ जाए, अब क्या आएगा? B। तो आपने मैसेज भेजा ABCZ, तो वो क्या मिला? अब जो पढ़ने वाला होगा ना, उसकी जाने भला ये क्या लिखा हुआ है, उसका तो दिमाग ख़राब हो जाएगा कि यार पागल हो गए ना, आपस में एक दूसरे को गाला गटन दे। तो जैसे वो एक बंदा नहीं था, वो गया था सऊदीया, तो वो लिखा था बैतुल खला, वो चूम रहा था, वाह वाह वाह, अदब करो इसका। तो जिस बंदे को नहीं पता ये क्या है, उसको तो समझ नहीं आनी। हाँ, लेकिन जिसने ये इनक्रिप्शन की है ना, वो यकीनन डीक्रिप्ट करने के लिए अपनी पार्टी को ज़रूर बताएगा कि इसको डीक्रिप्ट कैसे करना है, ताकि उसको तो समझ आए कि भेजा क्या है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे पुराने ज़माने के अंदर जब मैसेज भेजा जाता ना बादशाह की तरफ से, तो वो 2 अलग अलग लोगों की तरफ से भेजा जाता था। बादशाह कहता था आधा मैसेज फाड़ो, तुम रखो अपने पास और निकल जाओ इस रास्ते से। दूसरे को खुफिया रास्ते से निकाला जाता था। वो दोनों अलग अलग टाइम पर पहुंचते थे किसी जगह पर। जब दोनों पेपर पहुंचते थे सामने वाली पार्टी के पास, तो बादशाह का मैसेज पहुंचता था, तो उसको पता लग जाता था बादशाह ये चाहता है यहाँ की, उसने हुक्म दे दिया। तो ये होती थी सीक्रेसी। ये इनक्रिप्शन उस ज़माने में भी होती थी। प्रैक्टिकल कब हुई है? टेक्नोलॉजी की ज़ुबान में, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। ये मैंने वैसे आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताई ताकि आप लोगों को कोड वर्डिंग की है। ये आपके पास आर्मी के पास भी पुराने ज़माने में होती थी, वो लाइट पकड़ते थे। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही। और मुझे याद आया आपकी वो कोड वर्ड से, एक ना फैमिली थी, उसको मैं सुना करता था, वो वर्ड यूज़ करते थे बाटा, बाटा कर लो, बाटा कर लो। तो मुझे समझ नहीं आती थी उनकी बात, ये क्या कह रहे हैं बाटा कर लो। तो वक्त थोड़ा सा उनके साथ गुजारने का मौका मिला, तो पता लगा वो चोरी करने का कहते थे कि चोरी कर लो। वो किसी को कहते थे ना यार ये बाटा कर ले, इसका मतलब है चोरी कर ले। तो लोगों ने अपने अपने कोड वर्ड रखे हुए हैं। अब बंदे को क्या पता वो क्या कह रहे हैं। तो एक दफ़ा मेरी भी काफ़ी दफ़ा मेरी चीज़ें बाटा हुई हैं। तो जब वही मुझे फिर पता लगा ये है क्या बाटा, मुझे समझ आ गई अच्छा है ये बाटा है, अब इसको सर्विस कराएंगे हम। अच्छा जी, तो इनक्रिप्शन जो है वो उस ज़माने से चलती आ रही है और इसी तरीके से लोग यूज़ करते थे, उसको इनक्रिप्ट करते थे। बोर तो नहीं हो रहे मुसद्दिक साहब? पक्की बात। तो ये है आपकी इनक्रिप्शन। इस तरीके से इनक्रिप्शन की जाती है। कंप्यूटर की ज़ुबान में इनक्रिप्शन के लिए एल्गोरिदम होते हैं, बहुत सारे होते हैं। डैश, 3 डैश, AES, बहुत सारे एल्गोरिदम हैं। मैं गिनने शुरू करूँ आप थक जाएंगे। हर एल्गोरिदम का अपना ज़ाती काम है, अपना तरीका वारदात है। हर एक का अपना काम है कि किस तरीके से उसने उसको चेंज करना है। क्रिप्टो पढ़ के दिमाग की दही तो हुई होगी। अभी ये हमने सिर्फ 6-7 पढ़े थे, अभी बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा कि हम गिन भी नहीं सकते। तो दुनिया में जो मशहूर है ना, जब सिक्योरिटी की तरफ कभी ज़िंदगी रही, मुलाकात कभी सिक्योरिटी के लिए भी होगी, तो तब इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हम लोग किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ज़्यादा दुनिया में भी कौन सा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। कभी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह उसको भी पढ़ेंगे। तो 2 काम करती है प्रेजेंटेशन लेयर, पहला कन्वर्जन, दूसरा इनक्रिप्शन। साथ हैं जी सब लोग? समझ आ गई? आगे चलें? क्वेश्चन? अब जब ये दोनों लेयर्स अपना अपना काम कर चुकी तो प्रेजेंटेशन लेयर के जो वो हैं प्रोटोकॉल्स, वो ये डेटा फॉरवर्ड कर देंगे निचली लेयर पर। निचली लेयर का क्या नाम है? सेशन। अपने नाम से जाहिर है सेशन बिल्ड करती है, एक ब्रिज बनाती है अपने से सामने वाली मशीन के दरमियान। ब्रिज बन गया, अब आपने उसी पे ट्रैवल करना है, दैट्स इट, बस। इससे ज़्यादा कोई काम नहीं। सेशन बनाना है इसने और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। और सेशन बना के इसने चेक भी करना है कि वो सेशन मेंटेन रहे, डिस्कनेक्ट ना हो, बस इतना। लेके नहीं जाना इसने, सेशन देना है बस। लेके किसने जाना है वो हम अगली बातें करेंगे। अभी तो ले जाने वाले बड़े लोग मौजूद हैं यहाँ पे, उन्होंने अभी अन्नी पानी वाले उन्होंने
अगली है लेयर जनाब ट्रांसपोर्ट लेयर, यही है जनाब। ट्रांसपोर्ट के आगे क्या आती है? जिससे पूछा जाता है उसी को बताना है। नेटवर्क से आगे क्या आती है? दुआएं करें पीछे से कोई आवाज आए, बताएं नेटवर्क से आगे क्या आती है? नहीं याद की ना लेयर्स आपने? की थी याद? तो फिर अभी क्यों नहीं याद? मुझे देख के भूल गई, इतना डराना हूं मैं। डेटा लिंक, उसके बाद फिजिकल। तो ये 7 लेयर्स हैं, सब लोगों ने याद करनी है यार, ये अच्छी बात है। अभी लोग याद करेंगे, अगली क्लास में जो याद ना करके आया ना, हम इंशाल्लाह ताला उसे पार्टी लेंगे सब लोग अहबाब मिलकर, ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जनाब डेटा आ गया, अब कहानी और अब वारदात शुरू हुई है। असल में जो ऊपर वाली 3 लेयर्स हैं ना, ये है सॉफ्टवेयर बेस्ड लेयर। इनका ताल्लुक आपसे या हमसे किसी के साथ नहीं चाहिए, इनका ताल्लुक आपसे या हमारे साथ किसी के साथ नहीं। हम लोग हैं नेटवर्क इंजीनियर्स, हमारा ताल्लुक अब स्टार्ट होने लगा। नीचे वाली जो 4 लेयर्स है ना, ये हैं असल में वो लेयर्स जिनका आपसे और हमसे वास्ता पड़ता है। ऊपर वालों से वास्ता नहीं पड़ता, ऊपर वालों के साथ डेवलपर्स का वास्ता पड़ता है। आप डेवलपर है ना, आपको पता होगा, या पढ़ेंगे आगे जाके, अभी तो नहीं पता, आगे जाके पढ़ेंगे। तो ऊपर वाली 3 लेयर्स पे बैठ के डेवलपर काम कर रहे होते हैं, नीचे वाले पे हम काम करेंगे। अब हम कैसे करेंगे? ट्रांसपोर्ट लेयर पे जनाब डेटा आ गया, अब कहानी स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे मेनली 3 काम होते हैं। पहला काम सेगमेंटेशन, दूसरा काम सीक्वेंसिंग, तीसरा काम प्रोटोकॉल सिलेक्शन। हमें पता है यहां तक डेटा ना बिट्स बाइट की फॉर्म में आया, 0101 की फॉर्म में आया, पर मैं इसको हेलो ही लिख रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। कंप्यूटर को तो समझ आ जाए कि 0 और 1 को क्या करना है, आपको समझ नहीं आनी, इसलिए मैं फिल वक्त के लिए हेलो ही लिख रहा हूँ। तो सपोज करें अगर इसके पास हेलो पहुंचता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, तो सबसे पहला काम इसने क्या करना है? सेगमेंट्स करने हैं। सेगमेंट क्या होता है? ईच अल्फाबेट को या ईच कैरेक्टर को वो डिवाइड कर देगा, अलग अलग कर देगा। कर दिए सेगमेंट्स बना दिए उसने, छोटे छोटे हिस्से कर दिए। एच अलग, ई अलग, एल अलग, एल अलग और लास्ट वाला ओ अलग, सबको अलग अलग कर दिया उसने। अब इसके ऊपर वो सीक्वेंसिंग लगाएगा, सीक्वेंस नंबर लगाएगा, ताकि पता तो लगे पहले किसने आना है। जैसे ये एंड वाला ओ गायब हो गया तो उस सामने वाले बंदे के पास पहुंचा हेल, वहाँ से फिर वो 1970 का पिस्तौल निकालेगा, उधर से गोली मारेगा कि मुझे बदतमीजी कर रहा है, मुझे जन्म ही कह रहा है, मुझे गालियाँ दे रहा है, इतनी बदतमीजी। और आप उसे क्या कह रहे होंगे? हेलो। जैसे ये बंदा मुझे बहुत जहर लगता है जो व्हाट्सएप पे मैसेज करके हाय या हेलो भेजता है। अजीब ही हरकत है यार, लोगों को शुरू हो गई ऐसे मैसेज करके हाय हेलो। इस्लाम से इब्तिदा करें यार, आप भी अच्छे लगे और दूसरा भी अच्छा लगे। ये हेलो हाय क्या होता है? चलें जी, सीक्वेंस नंबर लगाएं इसके ऊपर। कंप्यूटर अपनी ज़ुबान में सीक्वेंस नंबर लगाता है, हम दोनों पढ़ते हैं। वो लगाता है 01 की फॉर्म में। कंप्यूटर कहता है कि 1 का मतलब है ऑन एंड 0 का मतलब है ऑफ। ये आप लोगों को पता होगा, आपको भी नहीं पता तो आज के बाद पता लग गया होगा। हयात है यार, मैं किससे बात कर? 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ। तो कंप्यूटर ना जितना भी डेटा ना उसके नीचे 1 डाल देता है और लास्ट वाले के नीचे डाल देगा 0। अब इससे वो क्या मुराद ले रहा है? यस, यही उसका मतलब। वो कहना चाह रहा है कि डेटा कंटिन्यू है, यहाँ भी कह रहा है कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, और यहाँ पे कह रहा है बस जी खत्म हो गया डेटा। सामने वाली मशीन को भी तो बताना है ना कि भाई खत्म हो गया। जैसे आप लोगों ने कभी वो कीमे वाली मशीन देखी है पुरानी ज़माने की? वो कीमा डालते हैं, वो उसकी गोश्त डालते हैं और ऊपर ना एक वो लकड़ी का वो अजीब सा आला सा होता है, दस्ती, वो ऊपर रखते हैं तब जब वो भर जाता है। नहीं तो वैसे भी तो कीमे की मशीन चला सकते हैं, वो ऊपर क्यों रख रहे हैं? ताकि मशीन को ऊपर से हवा ना जाए, मशीन को एटलीस्ट उसको अंडरस्टैंड हो जाए, कहानी खत्म हो गई जी, हुन मैनू रगड़ना है, तो उसको समझा रहे होते हैं, तो वो उसकी ज़ुबान में समझा रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जब तक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को नहीं समझाएगा ना कि ब्लॉकेज हो गई है जी, अब वो तब तक उसको प्रोसेस नहीं करेगा। समझ आ गई? सीक्वेंसिंग एक तो इस तरीके से लगती है, दूसरी लगती है 1-2 की ज़ुबान में, वो हम लोग समझ रहे हैं अपने लिए ना, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ताकि हमें पता लगे। डेटा जब सामने जाएगा तो उसने अरेंज नहीं करना। अगर आगे पीछे हो गया ELO तो वो कहेगा ईलो क्या होता है भाई,
तो आगे पीछे हो गए सारे कैरेक्टर्स, तो कैसे समझ आएगी उसको? नहीं आएगी ना समझ। अब आपसे ही बात कर, आज फैसला करेंगे हम, या तो आपकी आंखें ख़राब हैं या मेरी, दोनों आई साइड टेस्ट कराएंगे बस। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक दफ़ा ऐसे ही शक पड़ गया था किसी स्टूडेंट की वजह से, उससे मैं बात करता तो वो कहता था सर मुझे लगता है पीछे बात कर रहे हैं। तो मैं फिर जाके आई टेस्ट कराई, तो उसने मुझे कहा जितनी नॉर्मल बंदे की होती है ना आपकी उससे ज़्यादा अच्छी है। मैं कहा वाह जी वाह माशाल्लाह, अच्छी बात। इसकी एक वजह ये भी है कि नमाज के बाद ना वो या नूरू 10 दफ़ा पढ़ के आंखों पे लगा लें फूंक मार के, आपकी आंखों की बिनाई इतनी तेज़ हो जाएगी, अब इतनी भी नहीं कि आपको दीवार के आर पार नज़र आना शुरू, इसका मतलब आपकी आंख ठीक हो जाएगी, ख़राब नहीं होगी। या नूरू अल्लाह ताला का नाम है नूर, तो आप पढ़ लें या नूरू 10 दफ़ा पढ़ के अंगूठों के पोरों पे फूंक मार के बस आंखों पे लगा लें, आपकी आंखों की बिनाई बड़ी तेज़ हो जाएगी। और एक कुरान पाक की आयत भी है, वो तो याद नहीं रहेगी आपको, वैसे बता दूं, फ़कशफ़ना अनका ग़िताअका फ़बसरू कल यौम शदीद, ये एक आयत है, इसको 3 दफ़ा पढ़ के फूंक मार के आंखों पे लगा लें, ऐसी तेज़ आंखें हो जाएंगी कि बस चील जैसी, दूर से भी नज़र आ जाएगा। तो बस वो अल्हम्दुलिल्लाह एक आदत है इस वजह से, अब नहीं सबको पता लग गया, अब आपकी आंखों का मसला निकलना है। अच्छा फिर चलें जी, मसला पता लग गया। प्रोटोकॉल सिलेक्शन जी, 2 बातें हमने कर ली, हमें पता लग गया डेटा जो है सेगमेंट्स की सूरत में डिवाइड हो चुका है, डेटे के ऊपर सीक्वेंसिंग भी लग गई है, पता लग गया कौन सा पहले कौन सा बाद में, सब कुछ समझ आ गई। अब असल कहानी है, यहाँ पर मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि वो आसान है। मेरे घर मेरे एक दोस्त आए हैं, अब उन्होंने जाना है वापस घर। 2 तरीके उनको घर भेजने के, पहला तरीका तो है उनको घर से बाहर ड्रॉप करो, उन्होंने को अल्लाह हाफ़िज़। अब वो आगे किधर है किधर नहीं है मुझे तो नहीं पता, मोबाइल फ़ोन भूल जाए 2 मिनट के लिए, मैं उनके साथ इन टच तो नहीं हूँ ना। अच्छा अगर मैं दूसरा तरीका अडॉप्ट करूँ, मैं निकालूँ गाड़ी निकालूँ, उनको बिठाऊँ साथ और निकल जाऊँ उनको छोड़ने उनके घर, जहाँ भी है उनका घर, आउट ऑफ सिटी इन सिटी जहाँ भी है, मैं छोड़ने चला जाऊँ, तो क्या हर वक्त उनके साथ मैं टच में नहीं हूँ? अब इस वक्त वो कहाँ पर है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं भी साथ हूँ, ऐसा ही है ना। तो 2 ही तरीके हैं भेजने के दुनिया में, या तो आप इन टच रहें या आप आउट ऑफ टच हो जाएं। तो दुनिया में प्रोटोकॉल्स 2 तरह के ही हैं आपके लिए, वैसे तो बहुत तरह के हैं, आपके लिए 2 तरह के प्रोटोकॉल्स हैं। एक को कहा जाता है जनाब TCP, एक को कहा जाता है UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यहाँ तक कोई मसला मसाइल हो किसी को तो पूछ सकते हैं, यकीनन आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड किसी ने पढ़ी है तो TCP UDP के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। हाँ जी बताएं क्या पढ़ा आपको? ये तो पढ़ लिया ना, आगे क्या पढ़ा है? आपने भी बात की इससे जनाब वेलोसिटी कहते हैं। इसके अलावा और क्या पता है बताएं? सर इनके अंदर और जो प्रोटोकॉल होते हैं वो भी वीडियो लेक्चर में पढ़े। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। सर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये कनेक्शन बिल्ड करता है। हाँ वेरी गुड। अब जो मैंने आपसे 2 मिसालें दी ना आपको, एक तरीका ये कि मैं भेज दूँ, एक तरीका ये मैं कनेक्टेड रहूँ, तो यही 2 है बस बेसिकली। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसको कहा जाता है इट इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। पहले पढ़ लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्या चीज़ है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, इसको कहते हैं कनेक्शन लेस। सिकंदर साहब जरा गौर से, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। उसके बाद इसको कहा जाता है ये रिलायबल है, और इसको कहा जाता है ये नॉन रिलायबल है। इसको कहा जाता है ये स्लो है, ये बड़ा फास्ट है। इसको कहा जाता है यहां पर 3 वे हैंडशेक होता है, और यहां पे नो हैंडशेक। अब ये मैंने 4 बातें लिखी हैं, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं, इन्हीं चारों को हजम कर लें, हमें समझ आ जाएगी। टीसीपी का मतलब ये है कि हमने 2 बातें पढ़ी हैं अभी तक ट्रांसपोर्ट लेयर पे। पहला काम कि डेटा जो भी इसको रिसीव हुआ इसने सेगमेंट्स की फॉर्म में डिवाइड कर दिया। दूसरा काम इसने ऊपर सीक्वेंसिंग लगा दी। अब डेटा सामने वाली मशीन को जाना है, जाने के लिए तैयार है। 2 तरीकों से भेजा जा सकता है, या तो डेटे को धक्के निकाल के निकाल दें यहाँ से, और आपको नहीं पता वो मिला है आगे किसी को या नहीं मिला। दूसरा तरीका ये कि आप सामने वाली मशीन तक पहुंचने के लिए इसके साथ कनेक्टेड रहें, ये खुद पहुंचा के आएगा। तो जो पहुंचा के आएगा ना वो टीसीपी है, और जो धक्का दे के निकाल देगा अपनी तरफ से वो होगा यूडीपी। समझ आ गई? कोई मसला मसाइल?
अच्छा, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है? सेगमेंट्स बनाने का मतलब ये था कि एक एक सेगमेंट में जाना, सारा डेटा इकट्ठा कभी नहीं जाएगा। पहला सेगमेंट जाएगा एच वाला, फिर ई वाला जाएगा, फिर एल, फिर एल, फिर ओ, ऐसा ही होगा ना। सपोज करते हैं एच चला गया, अगर तो अपने टीसीपी को चूज किया ना, एक मिनट जरा मुझे तो, या तो टीसीपी चूज करेंगे डेटा सेंड करने के लिए, या आप यूडीपी चूज करेंगे। अगर आपने टीसीपी चूज कर लिया तो टीसीपी साहब क्या करेंगे, पहला सेगमेंट पकड़ेंगे और सामने वाली मशीन को फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है ये उससे कनेक्टेड रहेगा जब तक वो एज पहुंचेगा नहीं। तो फिर अगर नहीं पहुंचा तो क्या होगा, ये भाई साहब फिर सेंड करेंगे। इसने उसका सर खाई रखना है जब तक सामने वाले को पहुंचेगा नहीं। तो ये तो अच्छी बात है, हमें पता लग गया हमारा डेटा सामने वाले तक प्रॉपर तरीके से पहुंच रहा है। अगर हो यूडीपी, तो यूडीपी ने पहला सेगमेंट सेंड किया, सामने वाले को पहुंचा कि नहीं पहुंचा इसको कुछ नहीं पता, लेकिन इसने अपनी तरफ से अदा कर दिया अपना जिम्मा। ये बरी जिम्मा हो गया, कहता बस मेरा इससे आगे कोई ताल्लुक नहीं। अगर हम कनेक्शन ओरिएंटेड के बाद रिलायबल की बात करें, तो ये रिलायबिलिटी नहीं है कि सामने वाले को पहुंचा है, इसको यकीन दहानी होगी या फिर ही आगे चलेगा, तो ये रिलायबल है। दूसरे वाला नॉन रिलायबल है। इतनी बुराइयां दूसरे वाले में, तो वो इधर आज मौजूद क्यों है? एक वजह से कि वो फास्ट है, बस इसी वजह से वो मौजूद है आज तक। यूडीपी फास्ट क्यों, हमें फास्टनेस हमें क्यों चाहिए? देखिए, हम अगर इसको एग्जाम्पल लें वॉइस की सूरत में, मैंने फ़ोन किया, आपको फ़ोन किया और मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर क्या करेगा, अलिफ अलहदा, सीन अलहदा, लाम अलहदा, अलिफ अलहदा, मीम अलहदा कर दिया अलग अलग। अब अगर हो टीसीपी तो पहले पहुंचेगा इनको अलिफ, फिर इनका मैं जवाब का इंतज़ार करेगा मेरा कंप्यूटर, भाई अलिफ पहुंच गया। ये आगे से जवाब देंगे हाँ जी पहुंच गया, मैं कहूँगा अच्छा ठीक, फिर मैं भेजूंगा सीन। इतनी देर में बंदा वैसे फारिग हो चुका होगा कि दिमाग ख़राब है, कोई जवाब नहीं दे रहा, बस हमने फिर काम कर लिया। हमें चाहिए यहाँ पर स्पीड। तो दुनिया में जहाँ भी वॉइस होगी वहाँ पे हमेशा यूडीपी हो। यूडीपी अस्सलाम वालेकुम बोला और इसने सारे निकाल दिए। अब गया सामने वाले के पास, हम ये मेक श्योर कैसे करेंगे यूडीपी के केस में कि ये सामने वाले को पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो ऐसा तो इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं जी मेक श्योर कराने वाला है, क्योंकि हमने भी उसमें बातें पढ़ ली है ना। नॉन रिलायबल है, नॉन कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये कनेक्शन लेस है ना, और इसमें कोई हैंडशेक भी नहीं होता जी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो क्या कोई ऐसी ताकत है इसके साथ जुड़ जाए जो उसको मेक श्योर करवाए? बहुत सारे दुनिया में ऐसे प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जो कि वॉइस के केस में इसके साथ जाते हैं, ये इंश्योर करवाने के लिए कि डेटा सामने वाले को पहुंच जाए। मैंने अगर अस्सलाम वालेकुम बोला है तो सामने वाले तक अस्सलाम वालेकुम पहुंच जाए, ये इंश्योर करवाते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स। यूडीपी का काम सिर्फ ये कि डेटा लेके जाना है इसमें, वो इसके साथ मिलकर इंश्योर करवाते हैं कि डेटा पहुंच जाए बस, वरना कोई और तरीका नहीं। टीसीपी से पहुंचाएंगे तो बस फिर पहुंच गया, किसी ज़माने में पहुंच जाएगा। साथ हैं, बोर तो नहीं हो रहे? अच्छा, मज़ा आ रहा है? 3-वे हैंडशेक इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं जितनी दफ़ा ये बोलूँ उतना काम है। एक हिंट देता चलो, कभी ज़िंदगी में इत्तेफाक हुआ ना हमारा दोबारा मुलाकात हुई हमारी अगर सिक्योरिटी के अंदर या एथिकल हैकिंग के अंदर, तो हम यहाँ से बात शुरू करेंगे कभी किसी ज़माने में 3-वे हैंडशेक में। दुनिया की तमाम ट्रैफिक जो है ना मोस्टली वो जाती है टीसीपी से। मोस्टली मैंने कहा, सब नहीं कहा, मोस्टली वो टीसीपी से जाती है। हालांकि यूडीपी से भी बहुत सारी जाती है, लेकिन मोस्टली जिनको हम हैक करते हैं, जिनको हम पकड़ते हैं ना, वो है टीसीपी। तो टीसीपी के अंदर होती है 3-वे हैंडशेक। अगर आप इसको अच्छे अंदाज से पढ़ लेना तो आप कंप्यूटरों का दिमाग ख़राब कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपको अच्छे अंदाज से इसकी समझ आ जाए। हिंट दिया, बाकी आपने इसको कैसे यूज़ करना है इट्स अप टू यू। 3-वे हैंडशेक होता क्या है? ये कंप्यूटर है और ये सामने वाला कंप्यूटर है, इसने इसको भेजा पहला सेगमेंट टीसीपी की सूरत में, क्योंकि 3-वे हैंडशेक होना है। उससे देख सर ध्यान से सुनिएगा, अब आपसे मैंने पूछना है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ से एच गया, एक सेगमेंट गया सामने वाले के पास, एक ही सेगमेंट भेजेगा ना, एक एक करके भेजता ना टीसीपी, तो सामने वाले को ऐसे नहीं वो भेज देगा। 3-वे इसलिए कहते हैं कि यहाँ से 3 दफ़ा बातचीत का आगाज होता है। यहाँ से जाएगी एक सिंक और सामने वाला उस सिंक को एक्नॉलेज करेगा, यानी कि मुझे सिंक पहुंच गई है, और एक्नॉलेज करने के बाद वो भाई साहब अपनी भी एक अदद सिंक भेज देंगे। और जब इस बंदे को सिंक मिली है ना, तो अब ये उस पहले को जवाब देगा एक्नॉलेज की सूरत में। ये क्या मैंने पश्तो बोली है, अब इसको आसान जुबान में पहले समझते हैं। ये पहले बंदे ने ना सामने वाले को कहा अस्सलाम वालेकुम, सामने वाले ने कहा वालेकुम सलाम, फिर साथ उसने भी सलाम कर दिया, फाइन अस्सलाम वालेकुम। अब इसको भी जवाब देना ना आगे से, तो इसने वापसी पे कह दिया वालेकुम अस्सलाम।
अब इसको टेक्निकल जुबान में कैसे लेंगे? जब आपकी पहली सिंक गई है ना, तो उसमें बेसिकली इसने डेटा भेजा है, पहला सेगमेंट एज का। ये सामने वाले से इंतज़ार करता है कि मुझे एक्नॉलेज करो कि तुम्हें एज मिल गया। अगर तो हो यहाँ पर हैकर, तो वो क्या करेगा, इस बंदे का जो रिप्लाई है उसको घुमा के किसी और तरफ भेज देगा। एक्नॉलेज इधर को नहीं मिली ना, इस बंदे को नहीं मिली ना एक्नॉलेज, तो ये क्या करेगा, ये दोबारा से सिंक भेजेगा। समझ आई कुछ बात की? क्योंकि इसको कनेक्शन ओरिएंटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तब तक भेजता रहेगा जब तक सामने वाले को डेटा नहीं मिलेगा, इसलिए तो इसको रिलायबल भी कहते हैं। तो ये फिर सिंक भेजेगा, उस्ताद हैकर फिर एक्शन में आए, उसने फिर उठा के कहीं और भेज दिया एक्नॉलेज, सामने वाली मशीन को फिर नहीं मिला, सुन रहे? तो फिर ये सिंक भेजेगा, बस ये खेलते ही रहेंगे। तो वो दोनों कंप्यूटर आपस में बिजी हो गए हैं, इधर से सिंक उधर से एक्नॉलेज, सिंक एक्नॉलेज। उधर वाला कहेगा मैं तुम्हें जवाब दे ही जा रहा हूँ, तुम्हें जवाब मिलने तेरे समझ नहीं आ रही, सामने वाला कहेगा तो जवाब देना नहीं आ रहा है, बस वो लड़ते ही रहेंगे आपस में। और ये हरकत कौन करवा रहा है? वो इन दोनों कंप्यूटर्स को बिजी कर चुका है इसी हरकत में, वो कुछ और नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े सर्वर्स के साथ यही हरकतें होती हैं। या तो सिंक अटैक होता है उनके ऊपर, जिसको आप ब्रूट फोर्स अटैक भी कहते हैं, या तो सिंक अटैक होता है, या फिर उनकी एक्नॉलेज अटैक किया जाता है उनके ऊपर। सिंक का मतलब क्या था बेसिकली? साईं तो साईं, साईं का बच्चा भी साईं। ये वही मैं क्या बता रहा था अभी आपको, सिंक के अंदर वो भेजते हैं एक सेगमेंट। समझ आई? बुरा तो नहीं माना आपने? ये जो बी सिंक भेज रहे हैं, ये क्या भेज रहे हैं? बी, हाँ, ये अच्छा सवाल किया, अभी मैंने बात मुकम्मल नहीं की थी, आपने सवाल अर्ली कर लिया। पहले बंदे ने जब सिंक भेजा ना, तो दूसरे बंदे ने एक्नॉलेज कर दी कि भाई मुझे पहला सेगमेंट मिल गया। लेकिन अगर आप लोग और करें तो सेगमेंट के नीचे क्या सीक्वेंसिंग नहीं लगी हुई, 1 1 1 0 0 0। इस 1 1 का मतलब हमने क्या सोचा था कि डेटा कंटिन्यू है, ऑन है। तो वो दूसरी सिंक साथ इसलिए भेजी है साथ वाले ने कि मैंने देखा इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, यानी कि डेटा और भी है, भाई मुझे अगला डेटा भेजो। तो ये इसको जवाब में कहेगा अच्छा मैं भेज रहा हूँ। ये है दूसरी सिंक और उसका एक्नॉलेज। दोबारा सुने, पहला जो है कंप्यूटर वो उसको सिंक भेजेगा पहले सेगमेंट को, वो उसका जवाब देगा, एक्नॉलेज करेगा जी मुझे मिल गया, और वो कहेगा कि मैं अपनी अगली सिंक में कहेगा कि मैंने देखा है नीचे 1 लिखा हुआ है, डेटा अभी मजीद कंटिन्यू है, मुझे और डेटा भेजो। तो ये उसको आंसर करेगा ओके मैं भेज रहा हूँ। तो ये 3 वे हैंडशेक है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। ये हर सेगमेंट के साथ ऐसे ही करेगा, इसलिए इसको स्लो कहा जाता है। ये पहले एच भेजेगा और 3 दफ़ा बातचीत करेगा, फिर ई भेजेगा, फिर 3 दफ़ा बातचीत करेगा। तो ये हर एक के साथ ऐसे ही करेगा, छोटे छोटे सेगमेंट्स करेगा या बड़े बड़े करेगा, जितने भी करेगा हर सेगमेंट के साथ ये 3 दफ़ा बात करेगा, फिर अगला भेजेगा, वरना नहीं भेजेगा। इसी वजह से उसको स्लो कहा जाता है। लेकिन ये इतना भी स्लो नहीं जितना आप समझ रहे हैं। ये काम भी मिली सेकेंड्स में हो रहा होता है, लेकिन वो मिली एक बहुत ज़्यादा मिली बन जाए तो वो माइक्रो बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रो बन जाए तो वो सेकेंड्स बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेकेंड्स बन जाए तो वो मिनट्स बन जाते हैं। तो एक टाइम आएगा कि कभी बहुत बड़ी आपकी कम्युनिकेशन हो रही होगी तो आपको डिले और लेटेंसी आएगी। वो डिले और लेटेंसी क्यों आती है? वो इसी वजह से आती है कि आपकी ये 3 चीज़ें मिस हो रही हैं, बहुत डिले के साथ जा रही हैं। इंटरनेट की ब्लॉकेज की वजह से, स्पीड स्लो होने की वजह से, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर ये पहले बंदे ने सिंक भेजा, एच भेज दिया, पहला सेगमेंट भेज दिया, सामने वाली डिवाइस को मिला ही नहीं, तो क्या उसकी तरफ से कोई एक्नॉलेज आएगा? अगर नहीं आएगा ना, तो ये भाई साहब फिर भेजेंगे। ये तब तक भेजते रहेंगे जब तक सामने से एक्नॉलेज नहीं आता। तो ये है 3 वे हैंडशेक। अंडरस्टैंड? बेहतरीन। इतनी पश्तो पढ़ने के बाद आपको दुख होगा कि ना टीसीपी कोई प्रोटोकॉल है और ना यूडीपी कोई प्रोटोकॉल। तो ये हमने इतना टाइम क्यों ज़ाया किया? असल में ये है प्रोटोकॉल की टाइप्स। ये है प्रोटोकॉल की टाइप्स। मैंने अभी एक जुमला बोला था, साईं तो साईं, साईं का बच्चा भी साईं। इसकी वजह मजाक से वैसे कहा था इनको, लेकिन असल बात ये है कि प्रोटोकॉल की टाइप का मतलब ये कि उसके अंडर जो प्रोटोकॉल्स है ना, उनके पास भी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि उसके वालिद साहब के पास है। अगर एक किसी का वालिद वो है ना, कोई भी ज़ात ले लें जनाब, राजपूत ले लें, तो बच्चा भी राजपूत ही कहलाएगा कि वो कुछ और कहलाएगा? वो राजपूत ही होगा। हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा राजपूत हो तो उसको कहा जाएगा तू पूत है, राज ख़त्म हो गया। ऐसे ही है जी। तो जो भी है उसको कुछ ना कुछ तो कहा जाएगा ना, लेकिन वो उसकी ज़ात सेम रहेगी, वो राजपूत ही कहलाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके जो प्रोटोकॉल की टाइप्स हैं, इनके अंडर प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। अब कहानी स्टार्ट होने लगी है जहाँ से आपकी हैकिंग की दुनिया की आगाज़ होती है। टीसीपी एंड यूडीपी। ये मैं आपको हैकिंग कह के ना थोड़ा सा इंटरेस्ट दिलवा रहा हूँ। असल में मैं आपको हैकिंग नहीं पढ़ा रहा। जो बेसिक्स है ना नेटवर्क्स की, आपको वो समझ आनी चाहिए। अगर आपको नेटवर्क की बेसिक्स समझ आ गई ना,
अब जनाब दुनिया आपके लिए ओपन है, अब जो मर्ज़ी करते रहें। तो जो मर्ज़ी करते रहेंगे तो फिर वो भी जो मर्ज़ी करेंगे। इधर से एक वैन आएगी और अंदर से 2 बंदे निकलेंगे, काला लिबास पहना होगा, और आपको बड़े अदब एहतराम के साथ आंखों पे पट्टी बांधेंगे, थप्पड़ लगाएंगे, बैग बेच चल चलिए उन, तो फिर ले जाएंगे नामालूम जगह पे। फिर हम भी आपको तलाश करेंगे और कहेंगे चंगा होंदा सी, बड़ा अखलाक चंगा सी होता ऐसे ही कहेंगे फिर हम। तो ऐसी कोई हरकत ना कीजिएगा। हमारा एक दोस्त हुआ करता था हमारे बैच में, उसको हम बड़ा मना करते थे, हमसे ही पूछ पूछ के वो उल्टी सीधी हरकतें करता था। एक दिन वो गायब हो गया और आज तक उसका नहीं पता वो किधर गया, ना उसके घर वालों को और ना हम। तो उसने PTCL के कोर के ऊपर अटैक किया था और उसके बाद वो गायब है, और उसका अटैक सक्सेसफुल हुआ था। ऐ हुन अल्लाह ही जाने कि वो अमेरिका की तरह उन्होंने उसको वापस अपने पास रखा है, ये भी हमारे साथ काम कर, यहाँ होती लत्ता भावा कटती हैं, तेरी हिम्मत क्यों है, ये ना दिमाग तेरे को क्यों आया। ऐसे होता है पाकिस्तान में, ऐसे ही होता है यार। आपको पता है टेक्नोलॉजी जो भी दुनिया में नहीं लेकर आता है ना, वो बाहर का ही होता है। पाकिस्तानी अगर कोई इब्तदा करे, बंदा गायब हो जाता है, पता नहीं किधर जाता है। TCP एंड UDP खुद प्रोटोकॉल्स नहीं है, इनके अंडर प्रोटोकॉल्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं? दुनिया का एक फेमस प्रोटोकॉल है जिसको कहा जाता है टेलनेट, ये एक काम करता है। एक फेमस प्रोटोकॉल है जिसको कहा जाता है SSH, सिक्योर शेल, ये एक और प्रोटोकॉल है, ये भी उसी की तरह काम करता है, बट दोनों में फ़र्क है। एक प्रोटोकॉल ऐसा होता है, अली देखें लाइट आ गई है। एक और प्रोटोकॉल होता है जिसको कहा जाता है HTTP, एक और होता है जिसको HTTPS कहा जाता है। इसको साइलेंट करके जेब में रख लें, अब नहीं चलना चाहिए, नहीं मैंने ले लेना आपसे, मुझे वैसे भी आजकल दूसरे मोबाइल की ज़रूरत है। हाँ जी, नहीं आई। DNS का नाम सुना, DHCP का नाम सुना, वेरी गुड। TFTP भी एक प्रोटोकॉल है, इधर हम एक और लिख लेते हैं, FTP। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं यार, ये मैं फेमस लिख रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। आपको समझ आ रहा है? आपका नाम मुझे भूल गया। रात को क्या करते हैं, कितने बजे सोते हैं? मैं आपको पता कितने बजे सोता हूँ? सुबह 5 बजे, अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ के। और मैं कितने बजे दोबारा उठता हूँ? 8, साढ़े 8 या मैक्सिमम 9 बजे मैंने पहुँचना होता है यहाँ। ये मेरी रूटीन है। आप मुझसे भी ज़्यादा सोते हैं, अभी आपको क्यों नींद आ रही है? ये ऐसी बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्मिंदा नहीं कर रहा, दिल पर ही लेना आपने, थोड़ा सा इसलिए चोट दी कि आपको बाद में याद आएगी बातें मेरी। ये बातें ऐसे कोई नहीं बताता, आपने इंटरनेट पे सर्च की है, ऐसे नहीं पता लगेगा जैसे अभी मैं आपसे बातें करूँ। इतना तजर्बे के बाद ये बातें हाथ आती हैं, फिर नहीं समझ आती बंदे को क्या हो रहा है। और यही बात है उसने इंटरव्यू पूछनी है, और आपकी पूरी दुनिया है ही इसकी सर पे, जो मैं अभी बताने लगा हूँ। टेलनेट, SSH, TFTP, HTTP, HTTPS, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स अंडर हैं किसके? TCP के। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स कनेक्शन ओरिएंटेड हैं, ये सारे के सारे 3 वे हैंडशेक करते हैं, ये सारे के सारे स्लो हैं, उतने नहीं जिस तरह हम समझते हैं, लेकिन हैं स्लो क्योंकि 3 वे हैंडशेक हो रहा है। और ये सारे के सारे रिलायबल है, लेकिन काम सबका अलग अलग है। बिल्कुल वैसे ही ये DNS, DHCP, TFTP और एक वॉइस का प्रोटोकॉल होता है H225। ये सारे के सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये अलग है। ये किसके अंडर काम करते हैं? UDP के। अब ये जितने प्रोटोकॉल्स हैं ना, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स अगर UDP के अंडर काम करते हैं, कनेक्शन लेस होंगे, नॉन रिलायबल है, फास्ट है, बट नो 3 वे हैंडशेक, कोई 3 वे हैंडशेक नहीं। क्यों जी? ऐसे ही है ना। अब हम पढ़ते हैं इनका मकसद क्या है। दोनों में फ़र्क तो हमें पता लग गया। पहली बात करते हैं HTTP क्या होता है, पता किसी को? एक वो तो आप उसकी एब्रीविएशन बता रहे हैं, वैसे HTTP प्रोटोकॉल होता क्या, करता क्या है? ये वेब क्या? खुल के बोलें, क्या मैं पेचकस दूं? खुलें जरा थोड़ा सा। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इंटरनेट की सर्विस ये प्रोवाइड नहीं करता, वो जिसको आप पैसे देते हैं ना वो प्रोवाइड करता होता। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि आपको वेबसाइट ला के देता है सर्वर से, या सर्वर से
ब्राउज़र के ऊपर कुछ ना कुछ ला के देते हैं, सिर्फ वेबसाइट नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो हम लेकर आते हैं तो ब्राउज़र पर कुछ ना कुछ ला के देता है। मैं ये आपके सामने एक ब्राउज़र ओपन करता हूँ। यहाँ पे हम अपनी ही वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। देखिएगा ये मैंने क्या लिखा, हमारी वेबसाइट का नाम है। ये वेबसाइट कहाँ पड़ी है आपके सामने, यहाँ पे कहीं पड़ी नज़र आ रही है? दुकान भी छत पे लटकाई हो मैंने, कहीं कहीं किसी मशीन पे पड़ी हुई। ये उस मशीन तक गया कैसे मेरा सिस्टम? ये मैंने एंटर किया, ये किसी ना किसी दुनिया में मशीन में पड़ी हुई है, वहाँ से आ गई। ये कौन लेकर आया अभी वहाँ से? कोई ना कोई तो होगा जो लेकर आया होगा। अच्छा, अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैंने क्या लिखा था? ओपन सोल्यूशन। तो अब देखें क्या है, ये मैंने आपके सामने टाइप तो नहीं किया, ये इतना एरिया ये मैंने टाइप तो नहीं किया, ये खुद ही टाइप हो गया ऑटोमेटिक। तो जितने ब्राउज़र्स हैं, तमाम ब्राउज़र्स के अंदर ये बात पहले से फीड कर दी गई है कि जो वेब का प्रोटोकॉल है ना वो HTTP एंड HTTPS है। तो अगर कोई बंदा वेबसाइट का नाम लिखता है या कुछ भी लिखकर सर्च करता है तो उसके स्टार्ट में ऑटोमेटिकली ये डाल दो। ठीक है जनाब, समझ आ गई? थोड़ा सा आगे होके बैठे, टेक नहीं लगानी है बात। जो गाड़ी देखिए ना आपने, बस वगैरह, तो उस पर ना वो लिखा होता है सामने, कराची में कुछ स्पेशल बसें होती हैं, उसमें लिखा होता है आगे बैठने वाले को सोना मना है। तो आप तो आगे बैठे हुए हैं, ए मनुसार साफ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो हालांकि मुझे पीछे से भी नज़र आ रहा था। आप भी पढ़ा करें या नूरू, आपको भी पीछे से नज़र आएगा, इधर से पीछे से नहीं, ये मतलब इधर से पीछे से। तो ये जो है प्रोटोकॉल जो है, ये प्रोटोकॉल आपको वेबसाइट कैरी करके ला के देता है। अब ये हमारा एक ऑनलाइन सर्वर है, ये है यूके के अंदर कोई डाटा सेंटर है, मुझे याद नहीं, वहाँ पर हमने एक होस्ट किया हुआ है, अपना सर्वर लिया हुआ है। उस सर्वर के ऊपर ये हमारी वेबसाइट पड़ी हुई है। तो ये अभी कोई गया है यूके, वहाँ से वेबसाइट लेकर आया और उसने ला के मेरे सामने ओपन कर दी। अब मैं यहाँ पे से कोई भी हरकत करूँगा ना, ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ले मैं लिनक्स के ऊपर क्लिक किया तो ये लिनक्स का पेज हमारी उस वेबसाइट के अंदर पड़ा हुआ। तो ये अगेन गया वहाँ से लेकर आया इस पेज को, इस पेज पे उसकी फ़ीस, उसका सब कुछ लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे PDF के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसको डाउनलोड करेगा, उसकी आउटलाइन को, वो भी उधर ही पड़ी हुई है, ये फिर जाएगा लेकर आएगा। तो ये प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि आपको सपोर्ट करता है फॉर वेब। और HTTPS क्या होता है? ये उसको सिक्योर करता है, इनक्रिप्ट करता है ट्रैफिक को। हमने अभी इनक्रिप्शन पढ़ी ना। अब सोचें अगर आप, ये बैंक की वेबसाइट हो और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपनी ID और पासवर्ड, और मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो गया तो उसके अंदर सारा कुछ पड़ा हुआ है, मैं जहाँ से मर्जी पैसे जिसको भी सेंड करूँ। तो मैंने यहाँ पे ID लिखी और पासवर्ड टाइप किया, दरमियान में एक बड़ा फनकार आदमी बैठा हुआ था, उसने कुंडी डाली, ID पासवर्ड देखा और कहता है बस सही चाहिए सी। बस फिर उसने अपना लैपटॉप ओपन किया, उसने वो कोई VPN लगाया या प्रॉक्सी लगाई या एक नई चीज़ होती है वो लगाई, वो लगा के टनल के थ्रू घुसा, किसी को पता ही नहीं लगे वो कहाँ से आया कहाँ गया, बस उसने पैसे निकाले। यही मैंने मैसेज आया, जनाब थैंक यू सो मच। बस ये मुझे एक मैसेज आया और बस मेरे औसान ख़ता हो गए होंगे, यार ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया, पैसे किधर गए। तो असल में ये जो हमने ब्लेंडर मारा है ना, ये उस ब्लेंडर का नतीजा था। तो दुनिया में जितनी भी ट्रैफिक है उनको सिक्योर करने के लिए एक SSL सर्टिफिकेट अटैच किया जाता है, ये परचेज भी किया जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्च कीजिएगा घर जाके। ये जो S है ना, इस S से मुराद है SSL सर्टिफिकेट। ये एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अटैच किया जाता है, तो ये लॉक बन जाता है। ये लॉक नज़र आ रहा है, लिखा नज़र आ रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर। अगर ये लॉक ना हो तो फिर क्या होता है, उस वेबसाइट को आपका ब्राउज़र ओपन ही नहीं करने देता। मैं ट्राई करता हूँ, अच्छा इस पर भी अटैच कर दिया मैंने। इस पे तो नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्लाइंट है, उसने अपनी वेबसाइट हमारे पास रखवाई हुई है। उसको मैंने बड़ी दफ़ा समझाया कि यार तुम ना SSL सर्टिफिकेट परचेज़ कर लो, नहीं तो हमें अलाउ कर दो, हम परचेज़ करके इसके साथ लगा देते हैं। तो वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अभी मैं ओपन करूँगा, आप देखिएगा कितना अच्छा काम कर रहा है वो। पता नहीं क्या बेवकूफ़ी मार रहा है, वो नहीं करना, अटैच नहीं कर रहा। तो ये देखें HTTP है ना, ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब है ये HTTP है, HTTPS नहीं है। HTTP का ज़माना ख़त्म हो गया, आपके ब्राउज़र भी उसको ओपन नहीं करने देते। जो वेबसाइट्स HTTP पे होती हैं ना, वो इनक्रिप्टेड नहीं होती,
यानी कि उसकी ट्रैफिक जो आपके पास आ रही है, आपके लैपटॉप से जो उसके सर्वर तक ट्रैफिक जा रही है, कोई भी दरमियान में कुंडी डाल के बैठ के उसको पढ़ सकता है। आईडी जा रहा है, पासवर्ड जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, पढ़ सकते हैं आप, मैं, कोई भी पढ़ सकते हैं आसानी से। हम जब कभी टेलनेट मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, हम उसको हैक भी करेंगे छोटा सा एक पैकेट, और आपको खोल के दिखाऊंगा अंदर लिखा हुआ है, मैंने इधर क्या टाइप किया सब नज़र आ रहा है, और कैसे ढूंढते हैं वो भी बताऊंगा कि कहाँ से ये हैक करके कहाँ से ढूंढते हैं ये। तो बड़े आसान तरीका, इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको इतना कोई चैंपियन नहीं बनाने लगा, आपको समझ आएगी। तो अगर इसके साथ वो अटैच कर ले तो लॉक भी बनाएगा और वो ओपन भी करने देगा। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, और नीचे पश्तो के अंदर उसने लिखा हुआ है अटैकर्स माइट बी ट्राइंग टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन। बड़ा कुछ उसने आपको डराया है। अब आप डर के मारे इसको ओपन नहीं करेंगे, लेकिन आप कहते हैं नहीं मैं भी पाकिस्तानी, मैं हूँ खोल के रहनी, तो ये उसने आपको बटन दिया हुआ एडवांस पे क्लिक करें, नीचे लिखा हुआ प्रोसीड, अपनी मदद आपके तहत जाएं, साड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं, इस पर क्लिक करें तो ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। और ये क्रॉस ऐसे ही आएगा नॉट सिक्योर वाला। अब दुनिया में कोई भी बंदा ये वेबसाइट ओपन करेगा ना, तो आगे से उसको यही मैसेज आएगा, वो ओपन नहीं करने देगा इसको। ये वेबसाइट ओपन हो, मैं इसकी मशहूरियाँ करने नहीं बैठा, बहरहाल आपको बता दिया कि इस तरीके से काम होता है। मेरे ज़हन में एक आई तो मैंने आपको लाइव एक्सपीरियंस भी दिखा दिया कि ऐसा होता है। तो आपको हमेशा HTTPS को ही यूज़ करना चाहिए, HTTP कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का है तो आप लोग कर लें। यार यहाँ तो मैं बहुत ही अच्छा पढ़ाने वाला हूँ, मेरे जैसा दुनिया में कोई बंदा नहीं जिसकी एक एक बात समझ आती है आपको। आप मुझे क्यों इतना अपने आप को समझने की तौफीक दे रहे हैं कि मैं अपने आप को समझूं मैं बहुत शय हूँ। कोई पूछा करें यार, मुझे भी पता लगे कि आपको कुछ दिमाग में है सवाल। ये जो HTTPS स्पेशल कोड रखवाना है, कोड नहीं, ये सर्टिफिकेट है, SSL सर्टिफिकेट होता है जी, ये SSL सर्टिफिकेट होता है। ये परचेज़ करना पड़ता है, ब्राउज़र से नहीं परचेज़ करते, ये आप इसको परचेज़ करते हैं अथॉरिटी से। मैं दिखाता हूँ आपको, ये है SSL कंपनी एक, वो भी सेल आउट करती है। बेसिकली ये है दुनिया का एक पॉजिटिव SSL नाम की कंपनी जो कि SSL बनाती है। ये डायरेक्ट आपको सेल नहीं करती, आपको किसी थर्ड पार्टी से जाके लेना पड़ता है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मैं भी हूँ, आप हैं। अब हम लोग कैसे लेते हैं, हम कहाँ से लेते हैं ये हमें पता है। तो आपने कभी परचेज़ करना हो मुझसे रब्ता कीजिए, मैं इंशाल्लाह ले दूँगा आपको। तो हम जिससे परचेज़ करते हैं ना, जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जिसके पास हमारा भी अपना सर्वर पड़ा हुआ, वो है नेमचीप। हम इससे परचेज़ करते हैं। नेमचीप बहुत अच्छी कंपनी है, हमारा सर्वर भी इन्हीं के पास पड़ा हुआ, ये बहुत अच्छी कंपनी। हम इससे SSL सर्टिफिकेट परचेज़ करते हैं और अपनी वेबसाइट के साथ अटैच कर देते हैं। ये तमाम ट्रैफिक को सिक्योर कर देती है, इनक्रिप्ट कर देती है। फिर अगर कोई बंदा दरम्यान में कुंडी डाल के बैठ जाए और पैकेट्स को कैप्चर कर ले, स्निफ कर ले, हैक कर ले, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उसको समझ नहीं है अंदर क्या लिखा हुआ, क्योंकि वो A का को D का को E और P पता नहीं क्या क्या बना होगा, उसको समझ नहीं आनी। आपने भेजा होगा हेलो, उसको मिलेगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, @ABCDEF वगैरह क्या लिखा हुआ है, हालांकि वो लिखा होगा हेलो, तो उसको नहीं पता लगना ये क्या, समझ आ गई। तो हर प्रोटोकॉल का अपना अपना काम है, लेकिन ये सारे TCP के अंडर है। UDP के भी प्रोटोकॉल्स हैं, सबका अपना अपना काम है। FTP क्या प्रोटोकॉल काम करता है, एब्रीवेशन सारे आते हैं हमें, एक करता क्या है, फाइल ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफर। हाँ, ये फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए ब्राउज़र पे या थर्ड पार्टी टूल के थ्रू यूज़ किया जाता है। आप फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक मशीन से दूसरी मशीन में, तो ये उसके लिए FTP यूज़ किया जाता है। SSH और टेलनेट ये दोनों आपकी मशीन्स को ओवर द इंटरनेट या ओवर द वैन कह सकते हैं, ओवर द लैन भी करते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। हम इसको टेक्निकल वर्ड बोला करते हैं, ना ओवर द वैन ना ओवर द लैन, हम इसको कहते हैं रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस का मतलब ये होता है आप फिजिकली वहाँ पर नहीं है, चाहे आप साथ वाले कमरे में है ना, तो सर्वर इधर पड़ा हुआ है, हम उसको एक्सेस कर लेंगे। ये एक जरा ऑन कीजिएगा, हम इसे ऑन करें। उधर से मैंने बटन दबाने के लिए बुलाया था, ओ नो लॉर्ड, ये तो मैं भी दबा सकता हूँ। ये देखें, यही मेरी इसकी देख लें कौन सी है।
एक मिनट चल गया आपके काम से। हाँ जी ठीक है। आपकी जितनी भी कमांड लाइन होती है ना, चाहे वो सिस्को की है, चाहे वो हवावे है, चाहे वो आपका राउटर है, कुछ भी है, आप उसको कमांड लाइन से एक्सेस करते हैं दो प्रोटोकॉल्स के थ्रू, या वो टेलनेट होता है या वो एसएसएच होता है। जो फ़र्क HTTP और HTTPS में है ना, वही फ़र्क टेलनेट और एसएसएच में है। टेलनेट जो है वो HTTP है, इनक्रिप्टेड नहीं है, प्लेन टेक्स्ट में सारा टेक्स्ट जा रहा होता है, और जो एसएसएच है वो इनक्रिप्टेड है, उसकी ट्रैफिक सारी की सारी इनक्रिप्ट होती है, आप उसको देख भी सकते हैं लेकिन समझ कुछ नहीं आने। सिक्योर है, 100% सिक्योर। आपको समझ आ रही साहब? पक्की बात? कुछ नहीं समझ आ रही तो पूछ लें कि ये बातें आती हैं सारी। अभी तक साथ ही ज़बरदस्त। वैसे ये बातें सारी पता थी आपको पहले से? जी सर, ये तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा बेहतरीन। अब हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे इंशाल्लाह, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कमांड लाइन जितनी भी चीज़ें हैं उनको अगर हम कभी एक्सेस करें तो हम इन दो प्रोटोकॉल्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। बोरियत तो नहीं हो रही? कमांड लाइन कमांड लाइन का क्या मतलब है? मैं अभी करके दिखाने लगा हूँ, बता नहीं रहा, करूँगा अभी आपके सामने। कमांड लाइन का मतलब है ब्लैक स्क्रीन, जो विंडोज़ होती है ना आपकी, जिस तरह यार ये देखें, ये कमांड लाइन है। कमांड लाइन वो इसके साथ रिलेट नहीं होता है। हम कोई भी काम करते हैं कमांड लाइन पे करते हैं। जिस बंदे को कमांड का कंट्रोल है ना, वो बंदा चैंपियन है दुनिया का, क्योंकि जितने भी काम है वो कमांड से ही हो सकते हैं। ग्राफिक से सिर्फ वही काम हो सकता है जो उसने ग्राफिक बनाने वाले ने आपको अलाउ किया, हर काम नहीं आप उसे कर सकते। कमांड लाइन में आपके पास पूरा खुला एनवायरनमेंट है, जो मर्जी करते रहें, और इतना बड़ा एनवायरनमेंट है, चाहे तो अपने सिस्टम का हार्डवेयर ही उड़ा दें, इतना बड़ा कंट्रोल है आपके पास, इतना बड़ा कंट्रोल। अभी ये ऑन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी कमांड लाइन, ये लिनक्स आपके सामने ओपन हुई है। हम इंशाल्लाह जब कुछ अर्से के बाद लिनक्स भी पढ़ेंगे ना इसके साथ, तो आपको समझ आ जाएगी कि इस पे कैसे काम करते हैं। ये हमारे पास टोटल कमांड लाइन है। अब इस कमांड लाइन पे हम जो भी काम करेंगे ना, अब इसको मैंने एक्सेस किया, ये इधर पड़ा हुआ है सिस्टम, मैंने कोई तार लगाई है आपके सामने? मैंने कोई तार नहीं लगाई। इसके अंदर इंटरनेट की केबल लगी हुई है, यानी कि लैन केबल लगी हुई है। ये लैन केबल जा रही है हमारे वाईफाई राउटर में, तो क्या मैं वाईफाई राउटर से कनेक्टेड नहीं हूँ? तो मैंने थ्रू वाईफाई इसको कनेक्ट किया, पर कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो होनी चाहिए। मैं कैसे कनेक्ट करूँगा इसको? कहूँ हो जा कनेक्ट, तो हो जाएगा। कोई प्रोटोकॉल चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मैंने पुटी नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया है। इसको पटी नहीं बोलते, पुटी बोलते हैं। पुटी नाम का एक सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने इसको एक्सेस किया, और एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल मैंने सेलेक्ट किया है, आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये पुटी सॉफ्टवेयर है, ये इसके प्रोटोकॉल्स हैं। ये देखिए टेलनेट नज़र आ रहा है आपको? मैंने इस टाइम SSH किया है। मैं चाहता तो मैं टेलनेट भी कर सकता था, बट मैंने SSH के ऊपर क्लिक करके इसका IP दिया है, और मैंने इसको SSH किया है, तो ये ऑन हो गया। तो जितनी भी कमांड लाइन मशीनें होती हैं जो कमांड्स के साथ चलती हैं, जिनके ग्राफिक्स नहीं होते या होते भी हैं तो आप उसको कमांड लाइन पे एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप उनको इन दो प्रोटोकॉल्स के थ्रू यूज़ करते हैं, टेलनेट एंड SSH। समझ आ गई? सारे प्रोटोकॉल्स की हमें समझ आ गई है जनाब। अब कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है वो अभी तक हमें समझ नहीं आई। अगर आपने इस बिल्डिंग में आना है, अभी आप बिल्डिंग में सारे आए हैं ना, वो हमारे ऊपर वाले पोर्शन में, तो उस मेन डोर से आए कि छत फाड़ के आए? तो मैं अगर आपको कहूँ मेन डोर बंद कर दूँ, मैं कहूँगा हो ना के खाओ, कैसे आएंगे? नहीं आ सकते ना, अब कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो एक बात तो मैं समझ आ गई कि किसी भी चीज़ में अगर आपने एंटर होना ना, तो आपको दरवाज़ा चाहिए, उसके बगैर आप एंटर नहीं हो सकते। आप मेन डोर से एंटर भी हो गए ना, तो उस रूम में जब तक दरवाज़ा नहीं देंगे ना, तो आप एंटर नहीं हो सकते। यही टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की दुनिया में भी अगर आप एंटर हो रहे हैं ना, तो आप किसी ना किसी डोर से एंटर होंगे, किसी दरवाजे से एंटर होंगे। मैं आपको इतनी आसान जुबान में समझा रहा हूँ, पूरा इंटरनेट खंगाल मारे। अगर आपको ये बात समझ आ गई ना कभी इंटरनेट से, मुझे पकड़ लीजिए कि सर जी आपने 10 साल ज़ाया ही किए। अब आपको समझ आएगी, मेरी बात सोच के, मेरी बात याद करके समझ के जाएंगे, समझेंगे, फिर समझ आएगी, वरना कभी समझ नहीं थी आनी। कंप्यूटर्स की दुनिया में हमने अभी पढ़ा कि जब भी कंप्यूटर में कोई एंटर होता है तो आप तो नहीं जा रहे,
अगर हमने दूसरी कंप्यूटर में कोई पिक्चर कॉपी की है, पिक्चर फॉरवर्ड की है, सेंड की है, या इधर से डाटा सामने वाली मशीन में डाटा गया है, तो वो आप हाथ से पकड़ के इज्जत एहतराम के साथ लेके जा रहे हैं या वो मशीन के अंदर से खुद ही जा रहे हैं? तो कोई एक बात समझ आ गई कि वो प्रोटोकॉल जा रहा होगा जो टीसीपी के अंडर होगा या यूडीपी के अंडर होगा। दुनिया में 2 तरह के प्रोटोकॉल हैं, टीसीपी और यूडीपी। हर प्रोटोकॉल या तो टीसीपी के अंडर आएगा या यूडीपी के, तीसरा कोई नहीं है। ठीक है जी, समझ आ गई? इन दोनों के नीचे कोई ना कोई होगा। तो जो भी प्रोटोकॉल मशीन में एंटर हो रहा है वो टीसीपी की प्रॉपर्टी से जा रहा होगा या वो यूडीपी की प्रॉपर्टी से जा रहा होगा। जाएगा तो प्रोटोकॉल, लेकिन वो किसी ना किसी गेट से जाएगा, ऐसे तो मुंह उठा के नहीं जाएगा। उसने भी इसके अंदर एंटर होना है ना, तो किसी ना किसी गेट से एंटर होगा। दीज गेट्स आर कॉल्ड लॉजिकल गेट्स ऑफ कंप्यूटर एंड दीज लॉजिकल गेट्स आर कॉल्ड पोर्ट्स। नाम सुना पोर्ट? आज तक लोगों को समझ ही नहीं पोर्ट क्या होती है। तो ये लॉजिकल गेट होते हैं जिनके थ्रू कौन एंटर होता है कंप्यूटर में? दूसरी पोर्ट। दूसरा कंप्यूटर कैसे एंटर हो सकता है भाई? उसमें प्रोटोकॉल एंटर होते हैं। हाँ जी, ये जुमला मैं आपसे सुनना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। कौन एंटर होता है? ये अपने दिमाग में घोल के डाल दें कि दूसरी मशीन में या किसी भी मशीन में कौन एंटर होता है? प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल किस चीज़ से एंटर होता है? एक लॉजिकल गेट से, जिसको पोर्ट कहते हैं। तो आज के बाद अगर मैं आपसे या कोई भी आपसे पूछे कि पोर्ट क्या होती है, तो आपने कहना है सर ये वो वाला लॉजिकल गेट होता है, एक ऐसा दरवाज़ा होता है जिस दरवाजे से कोई ना कोई प्रोटोकॉल एंटर होता है। तो हमें समझ आ गई प्रोटोकॉल पोर्ट से एंटर होगा। तो क्या पोर्ट एक ही है या कितनी है? तो ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कंप्यूटर के अंदर या हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टोटल 65,536 पोर्ट्स होती हैं। 65,536 पोर्ट्स होती हैं हर कंप्यूटर में या हर ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरा मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, कुछ भी है, ये डिवाइस भी है। हर डिवाइस के अंदर जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसमें 65,536 गेट्स हैं। ये लॉजिकल है, सॉफ्टवेयर वाइज है। फिजिकल तो आप इतने गेट कभी बना ही नहीं सकते। तो ये कंप्यूटर है ना, लॉजिकल है। सॉफ्टवेयर में जो मर्जी करते रहे आप, सॉफ्टवेयर की दुनिया बहुत बड़ी। तो ये लॉजिकल है। समझ आ रही थी ना? नींद भी बड़ी आ रही है आज आपको। सोए ही नहीं है आप, मुराकबे की हालत में रहे आप। अच्छा, चले अब कोई बात नहीं, अब हो गया जो होना था, अल्लाह का हुक्म, उन करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना है बाप। अच्छा, इन लॉजिकल गेट्स में से 0 से लेके 1023 तक जो पोर्ट्स हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ पहली 1024, 0 भी तो एक पोर्ट है ना भाई, उसको काउंट करो तो 1024 हो गई। पहली 1024 जो पोर्ट्स हैं, दीज आर कॉल्ड रिजर्व्ड। वेलकम सर। ये है जी रिजर्व्ड पोर्ट्स, इनको रिजर्व्ड पोर्ट्स कहा जाता है। और 1024 से लेके 65,535 तक ज्यादा चाइनीज नहीं होगी, इनको कहा जाता है दीज आर रैंडम पोर्ट्स। खुले दरवाजे, आप इस्तेमाल करें, मैं इस्तेमाल करूं, दुनिया का कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है। क्यों ज़रूरत है जी इसको इस्तेमाल करने की? ज़रूरत है जनाब, अभी बात करते हैं। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है? एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में लेके जाता है। किसका बनाया वो सॉफ्टवेयर है? मेरा। तो जब वो दूसरे कंप्यूटर में एंटर होगा तो किसी ना किसी पोर्ट से एंटर होगा। क्या दुनिया में किसी को पता था कि मैंने वो सॉफ्टवेयर बनाना है? नहीं पता था ना। तो मुझे कोई ना कोई पोर्ट तो चाहिए जिस पोर्ट से वो बंदा एंटर होगा, वो सॉफ्टवेयर एंटर होगा सिस्टम में, कि नहीं चाहिए? तो ये जो खुले दरवाजे हैं ना, इनमें से मैं कोई भी इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। और ये रैंडम पोर्ट्स हैं, अवेलेबल है सबके लिए। अब समझ आइए क्यों यूज़ करते हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपको बता दूं कि यार सामने वाला घर जो है ना, वो एक ऐसे शख्स का है जिसने सबके साथ लड़ाई डाली हुई है, आपको पता लग गया ना। अब आपसे कोई भी पूछे यार जिसने लड़ाई डाली उसका घर कहाँ पे है, तो आप कहेंगे वो सामने वाला। साथ वाले मलेदार से कोई पूछेगा यार जिसने लड़ाई डाली उसका घर कहाँ पे, और कहेंगे वो सामने वाला। मशहूर नहीं हो गया? अब अगर वो अपने आप को बचाना चाहता है ना, घर चेंज कर ले, यही है, वो तो कोई हल नहीं। लेकिन ये कंप्यूटर की दुनिया में ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अपनी शनाख्त बदल सकते हैं। जैसा कि हमें पता लग गया कि किसी भी प्रोटोकॉल ने जब कंप्यूटर में एंटर होना है तो उसने लॉजिकल गेट से या पोर्ट से एंटर होना है, ऐसे ही है जी। अब अगर पोर्ट से एंटर होगा तो सबकी डिफाइन भी हुई होंगी। तो ये जो मैंने रिजर्व पोर्ट्स बोली है ना 1024, ये डिफाइंड पोर्ट्स हैं, पहले से मुंतखब शुदा है कि इस गेट से इसी बंदे ने आना है।
और किसी ने नहीं आना, और आ ही नहीं सकता कोई, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, जोर लगा लें, नहीं आ सकता। अगर ये तय है ना कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस में ही रहना है, तो आप उसको अपने घर में बिठा ही नहीं सकते, वो वज़ीर आज़म हाउस में ही जाएगा। अगर पार्लियामेंट का इजलास असम्बली हाउस में होना है ना, तो उधर ही होना है, आप उसको अपनी गली में नहीं करा सकते, जो मर्जी कर लें, ये डिसाइडेड है पहले से चीज़ें। तो ऐसे ये जो टेलनेट है इसकी पोर्ट नंबर 23 है, तो इसका मतलब है कि ये टेलनेट अगर किसी कंप्यूटर में एंटर होगा तो कौन सी गेट को यूज़ करेगा? 23 नंबर गेट को। SSH का होता है जनाब 22, FTP है 20 एंड 21, 2 गेट यूज़ करता है। आप कहेंगे एक ख़राब सी जरा दूसरा आ गया, नहीं, इसकी वजह है। अभी मैं आपको FTP नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बताऊँ 2 गेट क्यों यूज़ करता है। फिलहाल याद रखें कि 2 गेट यूज़ करता है। HTTP जो है ये 80 यूज़ करता है, ये 443 यूज़ करता है, ये DNS है ये 53 यूज़ करता है, ये 67 या 69 इनमें से कोई एक यूज़ करता है, मेरे ख्याल से दोनों यूज़ करता है। TFTP की पोर्ट जो है ये भी कोई ऐसी है, मुझे याद नहीं है। ये वॉइस की है, इसकी भी पोर्ट मुझे याद नहीं है, तो आप इंटरनेट से देख लीजिएगा। तो जो भी प्रोटोकॉल है वो कभी किसी कंप्यूटर में एंटर होगा तो वो किसी ना किसी पोर्ट से एंटर होगा, ऐसे नहीं एंटर हो सकता। ये बात हमें समझ आ गई। अब अगर मुझे पता है कि SSH जो है ना ये पोर्ट नंबर 22 से ही एंटर होता है, ये मेरा सर्वर है लिनक्स का, तो मैंने कभी भी इसको एक्सेस करना है, मैं किस पोर्ट से एक्सेस करूँगा? 22 से। ये मेरा लिनक्स का सर्वर है और ये मैंने आपके सामने SSH के ऊपर क्लिक किया तो ये पोर्ट कौन सी आई? बाय डिफ़ॉल्ट आ गई ना, क्योंकि सबको पता है 22। ले जनाब, ये मैं एक हैकर हूँ, मुझे पता लग गया इसका IP है, किसी तरीके से पता लग गया। अब मैं पोर्ट नंबर 22 पे अटैक करता हूँ तो मुझे कहता है यूज़र नेम दो। मुझे पता है यूज़र नेम रूट तो होता ही होता है, हर हालत में होगा, पासवर्ड नहीं मुझे पता। अब मैं क्या करूँ? अब मैं अटैक करना शुरू कर दूंगा इस पोर्ट नंबर 22 पे, क्योंकि मुझे पता है कि पोर्ट नंबर 22 किसके लिए यूज़ हो रही है? SSH के लिए ना, एक्सेस करने के लिए मैं इस पर अटैक करना शुरू कर दूँ। क्या अटैक करूँगा, कैसे करूँगा, ये तो भी हम नहीं पढ़ रहे ना, हम बस अटैक बात कर रहे हैं। अटैक करना शुरू कर दिया मैंने। अब वो अटैक एक टाइम पे आएगा, मुझे पता लग जाएगा पासवर्ड क्या है, वो गेट ओपन है ना, तो वो रिस्पॉन्स को आगे से एक्नॉलेज भी करेगा। वो अलग बात है वो कैसे करे, लेकिन वो एक्नॉलेज करेगा, ये कंप्यूटर उसको जवाब देगा। इसको 22 नंबर पोर्ट पे कोई भी क्वेश्चन करेगा ना, इसको आंसर करेगा। इसको क्या पता सामने आप हैं या 2 नंबर बंदा बैठा हुआ है, तो उसने तो आंसर करना ही करना है। अब वो कैसे इसमें से निकालता है जवाब, वो उसकी हेडिक है या वो हमारी हेडिक है, हमें पता वो कैसे निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल इसने जवाब देना है, तो इसको तो नहीं पता सामने 2 नंबर है कि सही है। इसने जवाब दे दिया, उसको आंसर मिल गया और वो ऐसे करके इसमें घुस गया। कबाड़ा हो गया जनाब आपका। अब मुझे एक कंपनी में हायर किया गया, उन्होंने कहा इसको सिक्योर करो, इसको सिक्योर करो कि हमने तो एक्सेस करना ही करना, लेकिन हमारे अलावा कोई और एक्सेस ना कर सके। कैसे करेंगे आप? पासवर्ड लगाएंगे ना, पासवर्ड तो पहले भी लगाया हुआ था, कौन सा मार्का मार लिया हमने, मुश्किल तरीन लगा दें। तो हर बाप का एक बाप होता है, याद रखिएगा। जितना मर्जी मुश्किल तरीन पासवर्ड निकाल के ले आए, बहुत आसानी से हैक हो जाता है। मतलब इतनी भी आसानी नहीं होता है, टाइम लगता है उस पर, मुश्किल होता है, लेकिन हैक हो जाता है। कुछ पासवर्ड बहुत मुश्किल होते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। हाँ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, लव एंड वॉर नहीं, वैसे पॉसिबल। तो मैं तो कर लूँगा इसको हैक। तो फिर क्या मार्का मार ली हमने, सिक्योरिटी कहाँ पे लगाई? हाँ, एक काम किया जा सकता है, वो काम ये किया जा सकता है कि हैकर इसका पासवर्ड निकाल कैसे रहा है? 22 पोर्ट नंबर पे अटैक करके। अगर मैं पोर्ट ही चेंज कर दूं, उसको पता ही नहीं होगा अटैक किस पे करना है। जब उसको पता ही नहीं है अटैक किस पे करना है, तो पासवर्ड कैसे निकालेगा वो? बात कुछ समझ नहीं आई। अब मसला ये है कि जो 1024 पोर्ट है ना पहली, उसमें मैं कोई पोर्ट यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो फिक्स है, वो पहले से रिजर्व है किसी ना किसी पर्पस के लिए। हाँ, जो रैंडम पोर्ट्स है ना, मैं उसमें से अपनी मर्जी से कोई भी पोर्ट यूज़ कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने 1025 नंबर यूज़ कर ली। आज के बाद मेरे दिमाग में है कि भाई SSH जब भी करना है ना, तो 1025 नंबर पोर्ट से करना है। तो मैं अब इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा ना, तो अब ये 22 नंबर नहीं, मैं यहाँ पर 1025 लिखूँगा तो ये SSH करेगा, वरना नहीं कर सकता। क्योंकि अब मैं इसको बता रहा हूँ कि SSH भाई साहब तुमने पोर्ट नंबर 22 से एंटर नहीं होना, 1025 से एंटर होना है। पर ये किसको पता है? सिर्फ मुझे। अब हैकर लगा रहेगा 22 नंबर पोर्ट पे अटैक करने, वो तो दरवाज़ा बंद हो गया। तो क्या उस दरवाजे को बंद करने के बाद ये कंप्यूटर बंद दरवाजे से किसी को रिस्पॉन्स करेगा? ये सिर्फ खुले दरवाजों से रिस्पॉन्स करता है। पहले तो वो खुला हुआ था,
अब हैकर जो मर्जी कर ले, उसको नहीं पता कि 1025 के ऊपर SSH चल रहा है, तो आपने सिक्योर कर लिया। यहाँ तक तो आप कर चुके हैं, CCNA में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता, वो 2 मिनट में निकाल लेगा कि कौन सी पोर्ट है, लेकिन वो मेरे जैसा कोई होगा तो वो निकालेगा ना। अभी आप लोग यही सोचें जनाब हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो बताने का मकसद ये था कि आपकी जो रैंडम पोर्ट्स हैं ये 2 वजूहात से मौजूद हैं। पहली वजह ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ ईजाद करता है तो पोर्ट तो उसको चाहिए, तो रैंडम पोर्ट्स में से यूज़ कर ले। दूसरी, आपने कभी किसी चीज़ को सिक्योर करना है तब भी आप रैंडम पोर्ट यूज़ करेंगे। क्लियर है जी सर? मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने जो है हमने बोला कि पोर्ट चेंज कर रहे हैं, वो पोर्ट चेंज होगी, वो तो हम करेंगे आप फ़ौरन से उसको डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है, वो हम मतलब उसको स्कैन करके हम जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट मेरे ये है कि हम इसको और सिक्योर किस तरह से कर सकते हैं। हम अगर हम इसकी दूसरी तरफ जाते हैं, एक प्राइवेट की तरफ जाते हैं या पब्लिक जो हमारे पास वो कीज़ होती हैं, तो सर हम जो पासवर्ड है और कीज़, मैं पासवर्ड से किस तरह से ज़्यादा, वो जो कीज़ से किस तरह ज़्यादा सिक्योर हो सकता है कि पासवर्ड तो जो है ना वो तो मतलब वो हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। अगर उसको मैं जो है ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है तो वो तो ब्रेकेबल है। अगर जो मैं की यूज़ करता हूँ तो वो की किस तरह से ज़्यादा उसको सिक्योर कर रही है? हमने अभी थोड़ी देर पहले SSL की बात की थी ना। SSL एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसमें 2 तरह की कीज़ इन्वॉल्व होती हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। जो पब्लिक की होती है ना वो सबके पास होती है, प्राइवेट की सिर्फ उसी के पास होगी जिसने डिक्रिप्ट करना है डेटा। डिटेल में बात अभी आपने तो पढ़ी है यार, आपको तो पता होना चाहिए, पेपर भी दे के सबसे अच्छे नंबर ले लिए आपको पता होना चाहिए। तो पब्लिक की और प्राइवेट की 2 कीज़ होती हैं। हमने जो की इस्तेमाल की है ना, उस की को बेसिकली हम सिक्योर करेंगे। दुनिया में ना, हमारे पाकिस्तान में तो सर ट्रेंड नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं कभी ज़िंदगी में किसी को माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं ये वाला सर्वर ज़रूर पढ़ाता हूँ। दुनिया में एक सर्वर क्रिएट किया जाता है जो कि सिर्फ इन कीज़ को स्टोर करता है। आप क्या करते हैं जब अपने इन्वायरमेंट के अंदर किसी मशीन को, सर्वर को कनेक्ट करते हैं ना, जो इंतहाई कॉन्फिडेंशियल है, जैसे मैं इससे इनको ये भी अंदाज़ा हो गया कि अंदाज़ा तो हो गया ना कि जनाब आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, इंशाल्लाह कुछ ज़िंदगी में आपको बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलेगा। नहीं, ये हैं आपके साथ बैठे हुए क्लास इंचार्ज, ये सुपीरियर के जो है वो IT के एडमिनिस्ट्रेटर हैं गलीबन। क्या आपकी डेजिग्नेशन? सपोर्ट है जी, ये भी सपोर्ट के हैं, ये भी सपोर्ट के हैं, तो ये 4 बंदे बैठे हुए हैं सुपीरियर, 5 तो आपको गिना है। आपने वही बात की है, वो हमारा एक दोस्त था, उसने कहा कि ना यार रोटियां ऑर्डर करो, तो हमने बंदे गिन के कहा 10 रोटियां ऑर्डर कर दो, तो मैं देख के कहता तुसी नहीं खानी तो मैंने 5 बंदे आपको शामिल करके गिना है। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई जी हमें? सिकंदर साहब कोई सवाल समझ आ रही है? ये मैंने कल सुनना है। असल में ये जो पोर्ट्स होती है ना, लॉजिकल पोर्ट्स, वैसे आपकी नॉलेज के लिए कह रहा हूँ, समझ आपको कख भी नहीं आनी इसकी, लेकिन कभी ज़िंदगी में आगे फ्यूचर पे टाइम मिले ना सिक्योरिटी का, तो इस लफ्ज़ को ज़रूर सर्च कीजिएगा। आपके सिस्टम के ऊपर ना 8 बिट्स की सॉकेट होती हैं, होती है टोटल 16 सॉकेट्स होती हैं। 16 सॉकेट्स के अंदर ये मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं। असल में ये जो लॉजिकल गेट्स हैं, इनके बैक एंड पे मेन गेट्स होते हैं। ये उल्टा है ना, आप कहते होंगे मेन गेट तो आगे होता है, असल में मेन गेट्स इनके बैक एंड पे होते हैं फॉर सम रीज़न। वो मेन गेट्स के अंदर से आप क्रॉस होके जाते हैं। अभी तो आप उन मेन गेट्स में से बाईपास होके जाएंगे, हालांकि आप बाईपास नहीं हो रहे, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपको भी पता ही नहीं है वो क्या चीज़ है, तो आप उसमें से गुजर के जा रहे हैं। अगर किसी बंदे को पता लग जाए इन सॉकेट्स को आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उस सिस्टम की निस्त मार सकते हैं, आप अपने नेटवर्क की तबाही मचा सकते हैं, और अगर आप अपनी तबाही मचा सकते हैं, आप किसी और की भी तबाही मचा सकते हैं। इसलिए तबाही वाली बातें हम नहीं पढ़ते, ताकि इंतशार पैदा ना हो। फितने का अंदेशा होता है ना, फितने वाली चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। आगे चलते हैं जी। हमने ट्रांसपोर्ट लेयर अच्छे तरीके से पढ़ ली। हमें पता लग गया ट्रांसपोर्ट लेयर पे 3 काम मेन होते हैं। कौन कौन से? सेगमेंटेशन, सीक्वेंसिंग एंड प्रोटोकॉल सिलेक्शन। सेगमेंटेशन सारे डेटे को सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा। अब डेटे के ऊपर सीक्वेंसिंग लगेगी 1 2 3 4, पता लग गया पहले किसने जाना है, बाद में किसने जाना है। लास्ट पे प्रोटोकॉल की सिलेक्शन है कि प्रोटोकॉल कौन सा होगा जो डेटा लेके जाएगा। तो डेटा जाना किस सूरत में है, मतलब अगर आप SSH कर रहे हैं तो फिर टेलनेट यूज़ होगा या SSH यूज़ होगा, और वो कौन करता है? TCP। वो TCP के अंडर होते हैं। या फिर आप अगर सर्च कर रहे हैं, जैसे हमारी ये वेबसाइट है, ऊपर क्या लिखा हुआ है नाम?
ओहो HTTP कहाँ, किसको नजर आ रहा है HTTP भाई? तो हमें बोली जा रहे हैं, इधर नाम क्या लिखा हुआ है ये जो हाईलाइटेड है? ओपस सॉल्यूशन। लेकिन कंप्यूटर को असल में IP एड्रेसेस का पता होता है या उसको मैक पता होता है। ये हमने बात अभी तक की नहीं है, लेकिन आपने कभी ना कभी सुनी हो। कंप्यूटर जो है ना वो या तो IP के सर पे चलता है या वो मैक के सर पे चलता है। मैक छोड़ दे 2 मिनट के लिए, हम IP की बात करते हैं। कंप्यूटर आइडेंटिफिकेशन के लिए ना, रिकॉर्डिंग क्या यार मुझे याद नहीं, लेकिन कर भी दी हो तो आपको मिलनी थोड़ी। क्या आपको लास्ट में मैंने कहा था वो उधर तक ही महदूद थी। अब उसके आगे सिर्फ 3 रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, वो जोन सी मर्जी ले लें आप। अच्छा, ये ओपस सॉल्यूशन जो नाम है इसको कंप्यूटर नहीं समझता, इसको कोई भी नहीं समझता। तो ये कहाँ से आ गई भाई? हम लिखते हैं google.com, कंप्यूटर को नहीं पता गूगल कहाँ पे, तो ये कहाँ से आ गया? साथ साथ इस पर रोशनी डालेंगे। हम नाम लिख रहे हैं, कंप्यूटर की दुनिया तो IPs पे चलती है, तो ये कैसे हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं? ये DNS के थ्रू। एग्जैक्टली वो एक स्टूडेंट था, उसे क्लास में ना क्वेश्चन आया कि कायदे आज़म की ज़िंदगी पर रोशनी डालें, तो उसने ना एक लाइट बना के क्या ये रोशनी तो वैसी रोशनी नहीं डाल दी थी, आपने सही रोशनी डाली है। ये काम हो रहा है विद द हेल्प ऑफ DNS। DNS क्या बुला है? DNS दुनिया में ना एक ऐसा सर्वर बना दिया गया है जिसको डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सर्विस सिस्टम सर्विस कुछ भी कहा जा सकता है। ये क्या करता है? ये आपके नाम को IP में रिजॉल्व करता है और IP को नाम में रिजॉल्व करता है। हम लोग एज अ ह्यूमन नाम याद कर सकते हैं, हमें नंबर नहीं याद रहते ज़्यादा। जैसे हमारा यहाँ पे IP क्या है, हमने IP भी लिया हुआ है, प्राइवेट पूरा पूल लिया हुआ है यहाँ का, मुझे याद ही नहीं है। और मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह, मुझे नहीं याद रह सकता, हमें नहीं याद होते IP। हमें PTCL की तरफ से क्या IP मिला या PTCL का अपना जाती IP क्या, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता PTCL.com, हाँ ये याद है। Facebook.com हमें याद है, ये नहीं पता Facebook IP क्या। मेरे को Facebook IP दिखाओ। ये जी Facebook का IP, ये है IP वर्जन 4 और ये है IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 की बात करें 157.240.227.35, कितनी देर में याद कर लेंगे? आपने याद किया और अगले दिन आपके साथ प्रैंक हो जाएगा क्योंकि ये चेंज हो जाएगा। चेंज नहीं हुआ, असल में उनके पास मल्टीपल IPs हैं, कितने को याद करेंगे? फिर चलें ये याद कर लिया आपने, इसके 10 IP याद कर लिया आपने, गूगल के 10 कर लिए, 15-20 हमारी ओपस के कर लिए, इस तरह 2-4 और वेबसाइट के कर लिए, कितने कर लेंगे भाई? लेकिन नाम हमें बहुत सारे याद हैं। हाँ, और हमें ज़्यादा नाम कौन सी साइट्स के याद है? जो बंद होती हैं, ऐसे ही है ना, जिनको हम VPN लगा के यूज़ करें, वो हमें सारे नाम आते हैं, सबको आते हैं ना, समझ तो गए होंगे आप, सबको नाम आते हैं वो बोले, तो नाम बड़े याद हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को IPs नहीं याद रहते। तो IPs को याद दहानी कराने का जिम्मेदारी किसी और को दे दी गई है, वो है DNS। और DNS किसके अंडर काम करता है? UDP। और किस पोर्ट पर? 53 पर। दुनिया में गूगल के पास एक सर्वर पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा सर्वर है, जिसके पास पूरी दुनिया के रिकॉर्ड्स रखे गए हैं। हमने अपनी वेबसाइट जब बनाई थी ना, तो हमने जब अयाना से परचेज किया नेम, तो अयाना ने ऑटोमेटिकली वो नेम के अंदर डाल दिया हमारा DNS की एंट्री गूगल के पास। अब उन्होंने IP एड्रेस हमारा देखा, हमारा IP एड्रेस क्या है जी? हमारा ये IP एड्रेस है 162.फलां। मैं आता हूँ ब्राउज़र में और आपके सामने मैं ये IP डाल रहा हूँ, मैंने नाम लिखा है कि IP एंटर करते हैं। अभी मुझे आया एरर, एक कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे चल जाए। देखते हैं भाई साहब क्या चलाते हैं। नहीं चला रहा, हमारे सर्वर पे ना मल्टीपल चीज़ें होस्ट हैं, तो इसलिए वो नहीं समझ पा रहा कि इसको रीडायरेक्ट कहाँ पे करना है। हम फेसबुक पे ट्राई कर सकते हैं। नहीं चलाएगा अभी उनके पास भी मल्टीपल होस्ट हैं। होता ही है कि जो IP है ना, IP पे असल में कम्युनिकेशन हो रही होती है। अगर आप ये IP कॉपी करके ब्राउज़र में डाल देना तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, लेकिन नाम से कैसे हो रही है? ये क्या था?
मुझे हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ होता। पिछली क्लास में एक लड़का था, वो ऐसे रखता होता था अपना पेन, तो मैं से कहता था ये क्या है, कहता था पता नहीं सर। तो ये क्या यार। अच्छा, तो आपने जैसे लिखा कोई भी नाम, जैसे google.com, opusolution.com, abc.com, xyz.com, flan.com, कुछ भी आपने लिखा, एंटर किया, तो फ़ौरन से ब्राउज़र में से ना एक बंदा निकलता है जिसको DNS कहते हैं। वो DNS निकलता है और गूगल के पास जाता है और जाके उसके रजिस्टर में चेक करता है कि इस वेबसाइट के अगेंस्ट IP क्या है। वहाँ से वो IP उठा के लाता है और आपके ब्राउज़र में पुट करता है और आपकी वेबसाइट उस IP से ओपन होती है। समझ आई बात की? नहीं आई? आई? आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, दोबारा बताता हूँ। आपने यहाँ पे लिखा google.com, सिस्टम को नहीं पता गूगल क्या है और ये कहाँ से लाए। वेबसाइट लानी किसने होती है? वेरी गुड। DNS नाम लेकर आता है या IP लेकर आता है, वेबसाइट लाता है HTTPS। सुनते हो सारे? HTTPS लेकर आता है वेबसाइट, या HTTP लेकर आता है, तो उसको बताएंगे कि जाना किधर है, तभी तो वो जाएगा। तो उसको पहले तो एड्रेस पता होना चाहिए ना, उसने कहाँ पे जाना है, तो उसको एड्रेस बताता है DNS। तो DNS को कौन बताता है? ये भी कहानी जी। साद भाई क्या कहते हैं आप? DNS के पास तो सारे होस्ट हो गए ना। DNS को कौन बताता है कि तुमने उसके पास आना है, और हम कैसे जाते हैं उसके पास? हमने ब्राउजर में लिखा google.com, ये DNS के पास कैसे, इसको कैसे पता DNS उधर है? पहले तो इसका रिजॉल्व होगा ना, google.com IP में रिजॉल्व होगा। इसको कौन रिजॉल्व करेगा? गूगल ही करेगा। ये वहां तक गया कैसे है, पहला सवाल मेरा ये। वो नेटवर्क लेयर करेगी। नेटवर्क लेयर को कैसे पता कि इसने उसको उधर फॉरवर्ड करना है? ये आपको साथ वाली मोहल्ले में क्यों नहीं फॉरवर्ड करता? इसका आंसर है सर्टिफिकेट अथॉरिटी, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले उन्होंने बताया था। हर दुनिया में ना कुछ सर्टिफिकेट अथॉरिटी की सर्वर्स हैं जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले से फीडेड है। 13 सर्वर्स होते हैं। हम जब जाके आगे लिनक्स के कुछ सर्वर्स पढ़ेंगे कभी ज़िंदगी में, उसमें पता लगेगा। दुनिया के टोटल 13 सर्वर्स होते हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका IP डाला हुआ होता है। वो इसलिए होता है कि अगर कोई बंदा ब्राउज़र में लिखे ना google.com, तो ये नाम रिजॉल्व करवाने के लिए गूगल के DNS के पास जाएगा ना आपका PC, कि ये भी google.com के पीछे IP क्या है, उधर जाएगा ना अमेरिका। तो इसको अमेरिका का रास्ता कौन बताएगा कि जाना तुमने अमेरिका ही है, साथ वाले महल्ले में नहीं जाना। वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो IP पड़ा हुआ है ना, वो अमेरिका के सर्वर का IP पड़ा हुआ होता है। या आपकी जो इंटरनेट की सेटिंग्स होती हैं, आपकी इंटरनेट के सेटिंग्स के अंदर अगर गौर करें तो यहां पर एक DNS नाम की चीज मौजूद है। मौजूद है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 8.8.8.8। ये बेसिकली गूगल का IP है, DNS का। तो आपके नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी IP मौजूद होता है कि कोई बंदा अगर DNS की सर्विस चाहता है तो इस IP पे चला जाए। और ये IP किसका है? गूगल का। गूगल के DNS के अंदर रजिस्टर पड़ा हुआ है पूरा, उसके अंदर हर बंदे की वेबसाइट के आगे उसका IP लिखा होता है। जैसे मैंने लिखा तो opusolution.com, तो मेरा ये ब्राउज़र फ़ौरन से भाग कर गया इस 8.8 पे, क्योंकि अंदर लिखा हुआ है कि 8.8 पे जाओ। देखें DNS के आगे लिखा हुआ है 8.8, ये DNS और ये 8.8। मेरा ब्राउज़र फ़ौरन 8.8 पे गया, उसको कहा जाके कि भाई बताओ opusolution.com किस IP पे पड़ी हुई है, तो उसने निकाल के दिया IP, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था, ये वाला IP। ये DNS ने निकाल के दिया गूगल के कि भाई इस IP पे जाओ। तो इस IP पे अब कौन गया है वेबसाइट लेने के लिए? HTTPS। और देखें कितनी जल्दी हुआ है काम, पता लगा आप लोगों को? इतनी जल्दी हुआ है। सबूत चाहिए, सबूत लाते हैं जनाब। कोई वेबसाइट का नाम बताएं। wikipedia.com। अब आपने गौर करना है यहाँ पे नीचे, ये बॉटम में जहाँ पे मेरा माउस है, इस टाइम आ रहा है ना माउस, यहाँ पे आपने कुछ पढ़ना है, वो बहुत स्पीड से आएगा। ये नीचे क्या लिखा हुआ है? वेटिंग लिखा था, वेटिंग फॉर फला फला फला, आया वेटिंग। इस वेटिंग का मतलब पता क्या है? पहले DNS गया है गूगल के पास, वहाँ से IP लेकर आया है, अब गया है आपका HTTPS उस बंदे के पास जहाँ पे उसको पता लग गया कि यहाँ पे वेबसाइट पड़ी है, वहाँ से वो वेबसाइट लेकर आया, इसलिए वेटिंग लिखा हुआ था। वो साथ हैं, इतनी स्पीड से गुजरा है। अगर थोड़ी सी मेरी इंटरनेट की स्पीड कम होती तो यहाँ पे रिजॉल्विंग लिखा आना था,
तो रिजॉल्विंग का मतलब होता है कि ये डीएनएस के पास गया है, वेटिंग का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट HTTPS लेकर आ रहा है, दो मैसेजेस आते हैं, रिजॉल्विंग और वेटिंग। कुछ समझ आई? कुछ लेक्चर आज का मज़े का था। ये थी आपकी जनाब ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा ऐसे ट्रैवल करता है। हेलो आपका आया और हेलो के साथ जो हरकतें हुई हैं हमने ऐसी पढ़ी हैं कि हमें कुछ भी याद नहीं रहा। ऐसे ही हमारा दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। गरम जाएंगे, घर जाके कहेंगे बस देगा दे मुंह खोल दो, आज बहुत भूख लगी। ऐसे ही अगले दिन जब हम आएंगे सब लोग हम भूले हुए होंगे, मैं आपसे पूछूंगा बताएं जी क्या क्या पढ़ा था हमने, तो किसी को भी याद नहीं होगा क्या पढ़ा। ऐसा होगा? आप लोग अगर पढ़ के आएंगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मज़ा आएगा। और ये 2-3 ही लेक्चर रह गए हैं ये बेहुदा, उसके बाद हमने फिर प्रैक्टिकल की तरफ आना है। ये बेहूदगी की समझ आएगी तो प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे, वरना कुछ नहीं समझ आना। जब आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला डेटा या ये वाला काम इस लेयर पर हो रहा है, तब आपके मुंह डायनासोर्स की तरह खुले हुए होंगे, क्या हो रहा है ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मैं आपको याद कराऊंगा कि डायनासोर्स के ज़माने में मैंने कुछ पढ़ाया था, वो किसी उड़ते हुए डायनासोर के ऊपर बैठ के मैंने पढ़ाया था, तो आप लोगों को कुछ याद नहीं आ रहा। तो अभी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। डेटा वहाँ से निकला और नेटवर्क लेयर पे आया। थक तो नहीं गए? थक गए हैं, बोल कोई नहीं रहा। बड़ी बात है, लाइक बच्चे हैं आप। डेटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर से निकला तो या तो TCP डेटा लेकर गया या UDP डेटा लेकर गया, मतलब डिसाइड हुआ कि किसने लेकर जाना है, और वो डेटा कुछ प्रोटोकॉल्स की मदद से नेटवर्क लेयर पे आ गया। ये एक ऐसी लेयर है जो फिजिकल लेयर होती है, लेकिन इसको फिजिकल कहा नहीं है। फिजिकल लेयर इन सेंस के यहाँ पे एक फिजिकल डिवाइस इंप्लीमेंट होती है, उस डिवाइस को कहा जाता है अंकल राउटर। वो ऊपर 2 बॉक्सेस जो पड़े हैं वो राउटर है। इसको उल्टा करें सिकंदर, पिछली साइड आगे करें, पूरी करें, डर क्यों रहे, फटता नहीं है बस यही आवाज आती इसको कहते हैं जनाब राउटर। और जो उसके पहले ऊपर वाले 2 बॉक्सेस के नीचे मल्टीपल पोर्ट्स वाले हैं, उन तमाम को कहा जाता है स्विचेस। दोनों में फ़र्क क्या है अभी आपको पता लग जाएगा। नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन सी डिवाइस फिजिकल इंप्लीमेंट होती है, तो राउटर कौन सी लेयर पे होता है? 3rd लेयर पे, जिसका नाम होता है, यही बातें पूछी जाएंगी आपसे। राउटर एक ऐसा डब्बा होता है, ये ऐसी डिवाइस है जो प्राइमरीली तौर पे वैन की डिवाइस है, वैन पे काम करती है, लेकिन इसको लैन पर भी काम करवाया जाता है और ये कर सकती भी है और करती भी है डिवाइस ही, लेकिन प्राइमरी तौर पे ये वैन की डिवाइस है। राउटर के पास जितना भी डेटा आता है ना, ये राउटर उस तमाम के तमाम डेटे को यूनिकास्ट करती है। यूनिकास्ट हमने पढ़ा था कुछ ज़माने में ना, क्या पढ़ा था? यूनिकास्ट क्या होता है इश्तियाक साहब? यूनिकास्ट क्या होता है? आपका नाम इश्तियाक है? हाँ जी, आप तो बोल ही पड़ेंगे। मल्टीकास्ट क्या होता है? मल्टीकास्ट जो इनके आप कहते सच्ची अपी होगी जो कहता अपी होता है हमने 3 तरह की बात करने के अंदाज पढ़े थे, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड मुनीब साहब ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या होता है? और मल्टीकास्ट क्या होता है? वन टू फ्यू। और ब्रॉडकास्ट क्या होता है? मैनी। क्या ये बात एक ही नहीं है? 1 to few, 1 to many। और मैनी भी चंद एक ही होते हैं, अगर आप टेक्निकल देखें वो भी चंद एक ही हैं। 1 to all होता है ब्रॉडकास्ट। सारे इंतज़ार करते हैं साइड से कोई आवाज़ आए तो हम कुछ बताएं। आप खुद भी यार कोई मेहनत करें, इतनी मुश्किल बातें नहीं जो हमने पढ़ी, बस थोड़ी सी याद करने वाली 3-4 लेक्चर्स की, आगे फिर आसानी है, बिल्कुल वही वाली आसानी जैसे आपको कहा जाता है मैट्रिक पढ़ उस तो बाद आसान। बस वैसे ही आप मुझे तलाश करेंगे जैसे उस बंदे को तलाश करें जिसने कहा था मैट्रिक तो बाद आगे आसान। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब है 1 to 1, मतलब ये है कि इस राउटर में से जो डेटा निकलेगा वो यूनिकास्ट किया जाएगा। मींस दैट कि जिसका डेटा है उसी को ही मिलेगा, उसके अलावा और किसी को नहीं मिलने वाला। बात समझ आ गई? कोई इतराज़ किसी को? अब ये यूनिकास्ट करता कैसे है? एक एड्रेस की मदद से, एंड दैट एड्रेस इज कॉल्ड IP एड्रेस। जब मैंने आपको IP एड्रेस पढ़ाना ना तो आपको बहुत ही मज़ा आना, जैसे अभी तक आपको मज़ा आया ना, इससे डबल आना।
नहीं मजाक नहीं कर रहा, जिसने वाकई मज़े के साथ पढ़ा है ना, अगर नॉलेज के हवाले से उसको अगर ऐसा लगा कि यार ये इतना नॉलेज है कि कमाल हो गए, तो उससे डबल उसको नॉलेज मिलेगा आईपी एड्रेस में। आपको आईपी एड्रेस की इंशाल्लाह ऐसी समझ आएगी कि आप मार्केट में जाके जो लोग काम कर रहे हैं 20-20 साल से, चैलेंज है मेरा उनसे जाके एक दफ़ा क्वेश्चन कर लीजिए, अगर किसी को समझ आ गई ना, आपके सवाल का कोई जवाब भी दे पाया तो मुझे पकड़ लीजिएगा। उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, उनको बस पता है कि ये चीज़ ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, रट्टे लगाए हुए, इधर क्लिक करो इधर हो जाएगा, इधर क्लिक करो इधर होगा। बिल्कुल ऐसे आप लोग कॉन्सेप्चुअल होंगे, जब आप मार्केट में जाके काम करेंगे या किसी से बात करेंगे आपको मज़ा आएगा, आप कहेंगे बाकी यार अब समझ आ रही चीज़ों, और ऐसी ही समझ आएगी इंशाल्लाह। ठंड लग रही। तो राउटर जो है ये यूनिकास्ट करता है आईपी एड्रेस की बुनियाद पर। तो आप लोगों ने नेटवर्क लेयर तक अच्छे अंदाज से अगेन एक दफ़ा रिसर्च करके आनी ओसी मॉडल। कोई मसला मसाइल है तो पूछ सकते हैं जनाब, सबको समझ आ गई?